सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो स्टार्ट किया जाए। अ, इतनी जल्दी सर्दी कम हो गई है ना अभी थोड़ी सी, इसलिए चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आई थिंक मैंने पिछले वाले बैच में इसको पहले पढ़ाया था, सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट को बाद में पढ़ाया था, इसीलिए आप में से काफ़ी लोग कल बोल रहे थे कि सर 1857 का रिवोल्ट नहीं होगा क्या। तो ऐसा कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है, दोनों में तुम कभी भी इसको कर सकते हैं, है ना। आज बहुत सर्दी है, आज तो नहीं यार, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी। गुरु जी को मेरा सच था। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 देखेंगे, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने से पहले ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने से पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले जो कुछ रिवोल्ट हुए थे वो देखेंगे। दैट इज़ प्री 1857 के रिवोल्ट्स, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था मेन रिवोल्ट, उससे पहले भी काफ़ी सारे छोटे छोटे रिवोल्ट हुए थे। वो क्यों हुए थे पहले हम वो जानते हैं, ठीक है। वो रिवोल्ट कौन कौन से थे वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि वो हुए क्यों थे। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो रीज़न था दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स क्या है? अब देखो, रिफॉर्म के नाम पे जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने क्या किया, लगान वसूलना शुरू किया, है ना। तुमने सुना होगा 2 गुना लगान देना पड़ेगा। अब ये लगान क्या होता है? लगान होता है काइंड ऑफ टैक्स, और ये ब्रिटिशर्स लेते थे लैंड टैक्स, लैंड रिफॉर्म के नाम पे, कि जो भी आप उपजाएंगे इस लैंड से उसके नाम पे आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो एक हमें 3 तरह की यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, या फिर 3 तरह के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, हम बोल सकते हैं कि लैंड से रेवेन्यू जनरेट करने के जो तरीके निकाले थे ब्रिटिशर ने, वो 3 तरीके थे। एक था परमानेंट सेटलमेंट, एक था रैयतवाड़ी सिस्टम, और एक था महालवाड़ी सिस्टम। एक एक करके समझते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट पे आते हैं। इसको कॉर्नवालिस लाया था 1793 में, 1793 में कॉर्नवालिस लाया था। और इसमें क्या प्रोविजन से कहाँ पे लाया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन है ना, यानी कि ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को लाया गया था 1793 में। इसमें क्या प्रोविजन था? इसमें ज़मींदार नियुक्त किए गए थे जो काइंड ऑफ इंटरमीडियरी के तौर पे एक्ट करेंगे लोकल लेवल के जो किसान हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उन दोनों के बीच में। और आई थिंक मैं रिकॉर्डिंग में लगाना भूल गया, कोई नहीं, आज वैसे ही ये यूट्यूब से डाउनलोड करके डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, वो उनके बीच में और ब्रिटिशर के बीच में ये काइंड ऑफ इंटरमीडियरी के तौर पे ऐड करते थे, क्योंकि टैक्स किसको देना है? किसानों को देना है। और किसको जमा करना है ये टैक्स? ब्रिटिशर्स लेंगे टैक्स। तो ब्रिटिशर डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे, ज़मींदार को यहाँ पे नियुक्त कर दिया था कि भाई गुडविल भी बनी रहेगी लोगों के बीच में। कैसी गुडविल? क्योंकि अब मान लो ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हैवी टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। अब ये टैक्स नहीं दे रहे हैं किसान, तो टैक्स वसूलने का काम इन ज़मींदार का था। ब्रिटिशर्स का ये है कि हम तुमको, अब ज़मींदार को क्या मिला इसमें? तो ज़मींदार को ये मिला कि जो पार्ट ऑफ लैंड है इसमें हम तुमको हेरिडेटरी राइट दे देंगे। हेरिडेटरी राइट का मतलब ये है कि देखो, तुम पैसा वसूल करके दो, तुम भी उसमें से कुछ रखोगे, और ये जो ज़मीन है वो तुम्हारे बच्चों को पास ऑन हो जाएगी, वो फिर उनके बच्चों को पास ऑन हो जाएगी। तो काइंड ऑफ हेरिडिटरी आपके पास, जैसे कि आज आप देशमुख देखते हैं, है ना, फडणवीस, ये जो कुछ कास्ट हैं जैसे महाराष्ट्र में, तो ये सब वही हैं, ज़मींदार कास्ट हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी थे जो कि इनसे, यानी कि पेजेंट से, किसानों से टैक्स वसूलते थे, ब्रिटिशर्स को जमा करते थे। और अगर जमींदार इसको जमा करने से अगर ये फेल हो गए, मतलब कि अगर ये ब्रिटिशर तक उतना लैंड रेवेन्यू नहीं कर पाए जमा एक फिक्स्ड पीरियड के टाइम तक, तो इनके ज़मींदारी राइट्स को छीन लिया जाता था। और इसी को बोला जाता है सनसेट क्लॉज। एज सच कभी डायरेक्टली पूछा तो नहीं सनसेट क्लॉज, लेकिन अगर पूछ ले सनसेट क्लॉज किस में था, तो ज़मींदारी सिस्टम में, कि भाई अगर सूर्य अस्त होते होते तुमने अगर नहीं जमा करवाया पैसा,
तो तुम्हारी ज़मींदारी चली जाएगी। इसलिए इस परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज परमानेंट हो गया था कि भाई लैंड से जो है हमें इतना टैक्स चाहिए। एज सच अभी देखेंगे रैयतवाड़ी वगैरह में क्या था कि भाई 30 साल के लिए फिक्स हुआ था, लेकिन इसमें परमानेंटली फिक्स हो गया था कि भाई हमें इतना रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए। तो परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोला जाता है ये समझ आ गया, ज़मींदारी सिस्टम क्यों बोला जाता है ये समझ आ गया। सवाल क्या पूछेगा? कौन लाया था, कब लाया था, कहाँ लाया था? कौन लाया था, कब लाया था, कहाँ लाया था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाले रीजन में। ठीक है, किसका कॉल आ रहा है? एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, ठीक है, अभी तो वही सारी होगी ना। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कि परमानेंट सेटलमेंट जो है कौन लाया, कब लाया और कहाँ पे आया। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर आपको। देन अभी हम आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम पे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम को लाए थे मुनरो एंड रीड। ठीक है, मुनरो एंड रीड लेके आए थे। और कब लेके आए थे? इन 1820। ठीक है, 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया था। और इसको कहाँ पे लाया गया था? इसको लाया गया था जो आपका साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया यानी कि जो तमिलनाडु का जो रीजन है, मेनली मद्रास और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ पार्ट इसमें इंक्लूडेड थे। ये आपका बेस था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे। अब ये ज़मींदारी सिस्टम से अलग कैसे था? अलग ऐसे था कि यहाँ पर पेजेंट यानी रैयत, रैयत या फिर पेजेंट, रैयत का मतलब होता है पेजेंट यानी किसान। ठीक है, इनसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जो रैयत होते थे इनसे डायरेक्टली टैक्स को कलेक्ट करने का काम किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसीलिए इसको बोला गया रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, ये आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें डायरेक्टली पेजेंट से ही पैसा कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पर एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट कर रखा था, उनको हम ज़मींदार बोलते थे। और यहाँ पे डायरेक्टली किसान से ही पैसा निकाला जाता था। अब एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें कि ना तो ज़मींदार और ना तो किसान, विलेज का जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होता था, उससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, वो जो भी मुखिया चुना जाएगा गांव का, वो गांव वाले अपने हिसाब से जिसको भी चुनेंगे। ठीक है, वो कोई अपॉइंट नहीं होगा ब्रिटिशर के द्वारा, किसी के द्वारा। उनको गांव वाले खुद ही चुनेंगे, वही डायरेक्टली देंगे किसको पैसा? अब ब्रिटिशर को। तो महाल ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि गांवों का समूह। इसको कब लाया गया? 1822 में। कौन लाया? होल्ट मैकेंजी लेके आया और विलियम बेंटिक। होल्ट मैकेंजी इसको बंगाल वाले रीजन पे लेके आया और विलियम बेंटिक पंजाब वाले रीजन पे। तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि ये ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में क्या याद करना है, वो सारी चीज़ें। तो देखो, कौन लाया, कब लाया, कहाँ लाया, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी तो आप समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है ज़मींदारी परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। इसमें ज़मींदार होते हैं जो बीच में इंटरमीडियरी के तौर पे ऐड करते हैं, लगान वसूलने का काम करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली रैयत, रैयत का मतलब होता है पेजेंट यानी किसान, उससे वसूला जाता है। और महालवाड़ी में महाल, महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, इसमें विलेज हेडमैन से पैसा कलेक्ट किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कौन लाया, कहाँ लाया और कब लाया, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है। ठीक, तो सबसे पहले तो परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी यहाँ पर आया, रैयतवाड़ी यहाँ आया और महालवाड़ी यहाँ आया। ये कब आया? 1793 में आया, ये 1820 में आया और ये 1822 में आया। कौन लाया? कॉर्नवालिस लाया, मुनरो और रीड लाए और इसको होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक लाए। ये आपको याद रखना है इसमें। तो इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ कि लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा
एंगरशिप मतलब कि बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि आक्रोश बढ़ गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि भाई ब्रिटिशर्स को तो चाहिए फिक्स्ड पैसा, क्योंकि ज़्यादातर जो जगह हैं वो ज़मींदारी सिस्टम ही लागू था। और ज़मींदारी सिस्टम कहाँ पे लागू था? यहाँ पे। तो ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला रीजन है, जो प्रेजेंट डे आप झारखंड, बिहार और बंगाल वाला और बांग्लादेश वाला रीजन देखते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो अपराइजिंग हुई, रिवोल्ट हुए, वो यहीं पे हुए, इसी रीजन में हुए। क्योंकि अब ज़मींदार क्या करता था? ज़मींदार वो वसूलता था, ठीक है। और किसने? कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो ये लेके आया था, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ है। तो कॉर्नवालिस, इसने क्या किया? पहले तो ज़मींदार क्योंकि ज़मींदार को अगर टैक्स नहीं मिल रहा तो वसूलने जाएगा, तो पहले वसूली का काम भी यही करते थे, वसूली भाई का काम भी ज़मींदारों का होता था। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया? दरोगा सिस्टम ले आया। जो आज आप दरोगा देखते हैं ना, उनकी उत्पत्ति कॉर्नवालिस ने करी थी। ये दरोगा क्या करते थे? ज़मींदार के साथ जाते थे और फुल पैसा वसूली, हफ्ता वसूली करने का काम करते थे। इसीलिए आज भी वो खौफ अगर आप देखिए तो गांव में देखने को मिलता है कि दरोगा साहब आए हैं, चाहे भले आईपीएस ऑफिसर आ जाए, उतनी, ठीक है, उतनी कीमत नहीं होगी। कल मेंस दी और आज से प्री की तैयारी शुरू माना है, ओके, ठीक है। तो आज भी अगर आप देखिए तो गांव में एकदम खौफ है दरोगा जी का। आईपीएस ऑफिसर आ जाए उतना खौफ नहीं, लेकिन दरोगा का ज़्यादा खौफ रहता है, क्योंकि वही वसूली करने का काम करते हैं जो कॉर्नवालिस ने अपॉइंट करके रखे थे। अब मान लो कि यार ये कोई किसान है, ये, ठीक है, ज़मींदार इसके पास पहुंचा कि लाओ बेटा पैसा लाओ, ठीक है। अब इसके पास पैसा नहीं, क्योंकि उपज नहीं हुई है इस साल, तो अभी कैसे देगा? या तो मार से है, या तो ये सबसे है, या फिर अब यहाँ से एक नया क्लास एमर्ज हुआ और उसको हम बोलते हैं मनी लेंडर। मनी लेंडर जो पैसे देने का काम करते हैं, ठीक। तो कई बार ये ज़मींदार ही खुद मनी लेंडर भी होते थे कि हमसे पैसा ले लो, ठीक है, ब्याज भरते रहना, और जब प्रिंसिपल अमाउंट चुका दोगे तो तुम्हारा ब्याज ख़त्म। लेकिन वो ब्याज चुका ही क्यों पाएंगे? इतना एक तो हेफ्टी, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट में वो ब्याज चार्ज करते थे कि वो प्रिंसिपल अमाउंट को छोड़ो, ब्याज ही भरते 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 उनकी ऐसी तैसी हो जाती थी। और अगर वो भी नहीं भर पा तो आओ बेटा बंधुआ मजदूरी करवाएंगे तुमसे। तो इन सारी चीज़ों के चलते ज़मींदार के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आक्रोश यहाँ पर बन गया लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक। अब ये रिवोल्ट जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले 1770 में, और ऐसा नहीं कि देखो हमें ट्राइबल रिवोल्ट भी देखने को मिलते हैं, हमें पेजेंट रिवोल्ट भी देखने को मिलते हैं। अभी ये जो हम कारण देखें लैंड रेवेन्यू वाला, तो ये काइंड ऑफ पेजेंट, किसानों को आक्रोशित कर दिया। ऐसे ही ट्राइबल्स को अभी हम देखेंगे, उनको क्यों आक्रोशित कर दिया। ऐसे ही सन्यासी लोग थे, तो अब हुआ क्या था, धीरे धीरे 1770, आपको पता है 1764 में, 1764 में क्या हुआ था? कॉमेंट करके बताओ जल्दी से। बंगाल वाले रीजन में यहाँ पे क्या हुआ था? 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। हार गए थे वो शाह आलम टू और शुजाउद्दौला और मीर कासिम। तो यहाँ पे पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया। क्योंकि उनका कंट्रोल आ गया तो जो ये कोर्ट थे, चाहे अवध का कोर्ट हो, ठीक है, चाहे वो मुगल का हो, चाहे यहाँ का बंगाल का हो, यहाँ पे सन्यासी और जो फ़कीर होते थे, सन्यासी हिंदू धर्म में और फ़कीर जो इस्लाम धर्म में, तो इन सब को जो पैटर्नाइजेशन मिल रखा था कि तुम जाओ, है ना, एक यात्रा पे जाओ, उसके लिए खर्चा उठाएंगे जो किंगडम वाले होते थे। अब वो खर्चा ब्रिटिशर्स तो नहीं उठाने वाले हैं, और ब्रिटिशर्स ने इनको लुटेरा घोषित कर दिया कि लुटेरे। तो इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, और इसमें लीडर कौन थे? तो मंजू शाह हो गया, भवानी पाठक हो गई, देवी चौधरानी, ये लोग हैं फीमेल पार्टिसिपेंट। तो ये लोग इसके लीडर थे। और इसको कवर किया, अगर आपने सुना होगा सभी लोगों ने, आनंद मठ नॉवेल। आनंद मठ नॉवेल किसने लिखी है जल्दी से बताइए। और साथ ही साथ एक देवी चौधरानी करके नॉवेल भी है। ये दोनों नॉवेल्स को लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और इसमें डिटेल में कवर किया गया है इस सन्यासी रिवोल्ट को। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। जो लोग के पास बुक है तो एक करेक्शन यहाँ पे कर लेंगे। आई थिंक सन्यासी में न लिख के, आई थिंक उसको पता नहीं संथाल में लिख दिया है या फिर इंडिगो में आई थिंक लिखा हुआ है, तो उस पॉइंट को काट के यहाँ पे लिख लेंगे उसको। अब आते हैं पैका रिवोल्ट। ये 1817 में हुआ उड़ीसा ले रीजन पे। तो उड़ीसा में हमें याद है, अगर विजयनगर के टाइम पे याद करो, है ना, तो बहमानी को नरपति बोला जाता था, और सॉरी अश्वपति बोला जाता था। विजयनगर वालों को नरपति और उड़ीसा वालों को गजपति। तो ये गजपति जो रूलर्स थे ये ब्रिटिशर के अंडर में आ चुके थे, सब्सिडियरी अलायंस वगैरह साइन करके। तो इनकी जो खुद की फोर्स थी, अब सब्सिडियरी अलायंस कौन लाया था, कब लाया था, पहले किसने एक्सेप्ट किया था, वो कॉमेंट में लिखिए। और इसमें प्रोविजन क्या थे? प्रोविजन ये थे कि आपको अपनी जो आर्मी है
उसको डिसबैंडन करना होगा। आप डिसबैंडन करने का मतलब उसको हटा दो अपनी आर्मी को, और अपनी आर्मी मतलब वही लोकल लोग हैं, लोकल लोग ही तो जो किंगडम है उसकी आर्मी में होंगे, तो उनको हटा दो और ब्रिटिशर्स की आर्मी ले लो तुम, यही तो था। तो अब ये लोग क्या थे, यहाँ पे जो गजपति रूलर थे, यहाँ पे खुर्दा करके जगह थी, ठीक है, खुर्दा, तो खुर्दा किंगडम था ये। तो खुर्दा किंगडम के जितने भी लोकल सिपाही थे सबको इन्होंने हटा दिया, ब्रिटिश आर्मी को रख लिया। तो इसके खिलाफ ही ये रिवोल्ट हुआ। बख्शी जगबंधु विद्याधर जो मिलिट्री कमांडर थे इस खुर्दा उसमें किंगडम में, तो इन्होंने ये पूरा लीड किया, और ये 1817 में हुआ था, 1817 में। काफ़ी न्यूज़ में भी था, आई थिंक 2017 2000 नहीं से आई थिंक 2021 में न्यूज़ में था, जब मोदी जी ने गए तो इसको लेके स्टाम्प पेपर वगैरह भी रिलीज़ किया गया था। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि भाई इसमें किस बात का ऐसा इंडिपेंडेंस के लिए था, ये तो किंगडम के लिए था, ठीक है। तो 1798 में, बिल्कुल सभी लोगों ने सही लिखा है, तो 1798 में वेलेस्ली लेके आया था, और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वो फर्स्ट थे इसको एक्सेप्ट करने वाले। 1798 वेलेस्ली लेके आया था। वैसे तो कॉन्सेप्ट किसका था, ब्रेन चाइल्ड किसका था, डुप्ले का था, जो फ्रेंच गवर्नर जनरल था, जिसने कि शुरू के जो 2 कार्नेटिक वॉर में उसको लीड किया था। और थर्ड वाले को किसने लीड किया था, कमेंट करके कोई बताएगा। थर्ड में ब्रिटिश फोर्सेस को और फ्रेंच फोर्सेस को किसने लीड किया था? तो शुरू के 2 में तो फ्रेंच फोर्सेस को डुप्ले ने लीड किया था, लेकिन फिर मैंने बताया था कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर ने लिखा कि ये आदमी यहाँ पर रहता फैला रहा है, इसको बुला लो वापस। तो फिर यहाँ पे ब्रिटिश फोर्स को लीड किया आयरकूट ने, और फ्रेंच को काउंटे दी लैली ने। याद करो, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1760 1760, और कूट ने कूट दिया लल्ली को, है ना, ऐसे हम लोगों ने याद किया। तो बख्शी जगबंधु विद्याधर ने लीड किया, 1817 में हुआ, उड़ीसा ले रीजन में हुआ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। और वो अभी आप समझ गए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। अहोम रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये असम में शुरू हुआ, इसको गोमधर कुंवर ने लीड किया। अब ये हुआ क्यों वो समझ लीजिए। तो एक्चुअल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1824 और 26 के बीच में, याद है आपको, 1824 और 26 के बीच में कौन क्या हुआ था? तो हुआ था यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, है ना, फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। और ये वॉर खत्म किस ट्रीटे से हुआ था? कमेंट में जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट में, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नहीं तो फिर वही होगा कि सर पढ़ा तो लग रहा था पेपर में, लेकिन क्वेश्चन कर नहीं पाए वहाँ पे, जैसे अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ मेंस में हुआ। ऊपर ऊपर के पढ़ के जाओगे तो यही होगा। जल्दी से बताओ। ट्रीटी ऑफ यंदाबू, ठीक है, ट्रीटी ऑफ यंदाबू होती है। तो इस ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर ने क्या बोला कि जितने भी हमारे सिपाही हैं, ये क्योंकि अक्सर किसके साथ हुआ, ये जो म्यांमार वाला रीजन है जो आज पहले बर्मा होता था, तो जो अहोम किंगडम है यानी असम, यानी प्रेजेंट डे आपका असम वाला और बांग्लादेश वाला पार्ट, तो ये आता था म्यांमार वाले के उसमें अंडर में, ठीक है, म्यांमार में जो एम्पायर था उसके अंडर में था। ब्रिटिशर ने बोला कि हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ट्रीटी ऑफ यंदाबू से ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ चुका था पूरी तरीके से, ब्रिटिशर ने ले लिया था इसको। तो अब यहाँ पर क्या बोला ब्रिटिशर ने कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये गए नहीं, 2 साल तक वेट किया, और जब ये नहीं गए तो इन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ रिवोल्ट किया। गोंधर कुंवर, ठीक है, गोंधर कुंवर करके थे, इन्होंने इसको लीड किया 1828 में। और जब इन्होंने लीड किया तो एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी ब्रिटिशर ने सप्रेस तो कर दिया, लेकिन काफ़ी अच्छा इनको वो देखने को मिला, यानी कि रिवोल्ट देखने को मिला इसलिए, और ज़्यादा इनके इंटरेस्ट भी नहीं थे वहाँ पे। तो ब्रिटिशर ने टेरिटरी वापस करके होम को कि ठीक है हम यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं, वहाँ से वापस जा रहे हैं, तो इन्होंने ये वापस देके चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बहुत साल पहले 1671 की बात है, 1671, एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सराई घाट। ये भी अहोम किंगडम को बचाने के लिए ही हुआ था। ये हुआ था मुगलों के बीच में और अहोम किंगडम के बीच में, ठीक है। मुगल्स, ये आई थिंक बताया भी था मैंने आपको, लेकिन यहाँ पे नोट कर लीजिए क्योंकि अहोम किंगडम की बात आ रही है। तो मुगल्स वर्सेस अहोम हुआ था, बैटल ऑफ सराई घाट 1671, और इसमें लीड किया था लचित बोरफुकन, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। एनडीए एकेडमी जो है, बोरफुकन एनडीए एकेडमी में, ठीक है, जो कैडेट्स होते हैं उसमें सबसे जो बड़ा एक अवार्ड होता है उनका, उस अवार्ड का नाम लचित बोरफुकन अवार्ड ही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लचित बोरफुकन 1671 बैटल ऑफ सराई घाट। और कौन था इस समय मुगल, कौन था इस समय मुगल 1671 में? तो मुगल था इस समय औरंगजेब,
ठीक है। लेकिन फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? राम सिंह, ठीक है, राम सिंह लीड कर रहा था, औरंगजेब खुद नहीं गया था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये बैटल में मुगलों की हार हुई थी, जी हाँ, हार हुई थी इसमें मुगलों की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पागलपंथी, 1825 में हुआ, 1825। इसको करम शाह और टीपू शाह ने लीड किया। अब ये पागलपंथी क्यों बोलते हैं इनको? बफरिंग हुआ था कहाँ पे? ठीक है। तो 1825 में करम शाह और टीपू शाह ने इसको लीड किया था। तो हुआ क्या था कि एक यहाँ पे जो करम शाह के बेटे ही हैं टीपू शाह, तो करम शाह ने एक पर्टिकुलर सेक्ट टाइप की स्थापना करी कि भाई ये सारे, और इसमें हिंदू जैसे नहीं दीन इलाही एक नया धर्म स्टैब्लिश किया था अकबर ने, तो वैसा टाइप ही आप समझ लो कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स बिलीव थे उन्होंने करम शाह ने बोला कि इनको गिव अप करो, इनको हटाओ, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब के लिए अपील करी और सब में बुराइयाँ बताई, तो लोगों ने इनको पागल बोल दिया कि पागलपंथी कर रहे हैं, घूम घूम के पता नहीं क्या नया नए लोग आए हैं, पागलपंथी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इसको हम इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने ही धीरे धीरे जमींदार के खिलाफ भी यहाँ पे रिवोल्ट किया, इसलिए थोड़ा इनके बारे में पढ़ना होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पागलपंथी 1825, करम शाह, टीपू शाह, कुछ इसके अलावा नहीं क्वेश्चन बनेगा। बंगाल रीजन में ये भी था, बंगाल रीजन में था, ये तो असम में, ये उड़ीसा में, और ये भी बिहार और बंगाल रीजन में ही था। सन्यासी वाला भी ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चैटर्जी, चैटर्जी से याद रखिएगा कि बंगाल रीजन में था। मोपला अपराइजिंग, तो ये एक्चुअल में मोपला अपराइजिंग ना 1836 दिख रहा है तुमको यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन एक 1921 में भी हुआ था। इसमें और हमें कुछ नहीं पढ़ना है अभी के लिए, 1921 में फिर से देखेंगे, ठीक है। ये जो मालाबार रीजन है, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं, इसको मालाबार रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ही मोपला करके कम्युनिटी रहती, मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो उसने ये रिवोल्ट किया था, हिंदू जमींदार के खिलाफ था ये 1836 में। कोल म्यूटिनी पे आता है, तो इसको लीड किया था बुद्धो भगत ने 1831 में। ये एक ट्राइबल अपराइजिंग थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है वहाँ पे। हो एंड मुंडा अपराइजिंग पे आते हैं। अब आपने मुंडा जी का तो नाम सुना ही होगा, भगवान बिरसा मुंडा इनको बोलते हैं, भगवान कंसिडर किया जाता है इनको ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। और जो लोग झारखंड से, उनको तो वही रटा हुआ होगा नाम, वो तो हर किसी को पता होता है बिरसा मुंडा का नाम। वहाँ का रेल जो आपका एयरपोर्ट है उसका नाम भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। अभी एक हॉकी स्टेडियम भी बना है, जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना। तो मुंडा जी इतने फेमस क्यों हैं? इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम एज में, 20 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया था, लीडरशिप दे दी थी। किसको? संथाल, जब ये संथाल तो अभी हम आगे देखेंगे, जो ये मुंडा और हो और मुंडा जो ये ट्राइबल ग्रुप है इनको। अब था क्या यहाँ पे? देखो, ट्राइबल अपराइजिंग क्यों हुई थी? ब्रिटिशर्स को चाहिए था पैसा, तो इस वाले रीजन में, यानी कि ये वाला जो रीजन है, जिसको ये छोटा नागपुर प्लेटी वाला जो रीजन है, जिसको हम रूट स्टेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये मिनरल रिच रीजन है, तो उस समय ब्रिटिशर्स इसके रिगार्डिंग उतना अवेयर थे नहीं, मिनरल्स के रिगार्डिंग। तो मिनरल को लेके ये सब कुछ नहीं हुआ था, मेन हुआ था एग्रीकल्चर को लेके। ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि ये जो यहाँ पे जंगल खड़े इनको काटो, एग्रीकल्चर करो, एग्रीकल्चर होगा तो हमें टैक्स आएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल लैंड थी, जहाँ पर ट्राइबल्स रहते थे, वहाँ उस फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने हटाना शुरू किया, और साथ ही साथ इन्होंने वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो उसी के खिलाफ ये रिवोल्ट था, ठीक है, उसी के खिलाफ रिवोल्ट था। ये जो नक्सलवादी आज हम जानते हैं, नक्सलवाद, ये सब मतलब उसी से ओरिजिन ट्रेस बैक करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके रीज़न कुछ और थे, उसको हम नक्सलिज्म से रिलेट नहीं कर सकते हैं टोटली, है ना, कि वो नक्सल और ये सब। आज जैसे कि गवर्नमेंट रोड बनाना चाहती है ट्राइबल्स के बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे हमें नक्सलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। नक्सलबाड़ी करके एक गांव है वेस्ट बंगाल में, वहीं से शुरू हुआ था, तो इसीलिए उसका नाम नक्सलिज्म पड़ गया है। सच कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता नक्सलिज्म का, नक्सलबाड़ी गांव है और वहाँ से नक्सलिज्म ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी बाकी जगहों में, जिनको हम ये रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और ये जो आंध्र वाले कुछ रीजन्स है वहाँ पर, तो आज, तब तो ब्रिटिशर अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते थे, लेकिन आज तो गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, तो उसने किया है। लेकिन ये नक्सलिज्म को आउटर सपोर्ट भी मिलता है, चाइना और ये पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। खैर, तो हो एंड मुंडा अपराइजिंग को जो है इन्होंने लीड किया था। इनका जन्म हुआ था 1875 में। 1895 में इन्होंने लीडरशिप काइंड ऑफ स्टार्ट कर दी थी, यानी कि 20 साल की उम्र में। 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, जिसको कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो झारखंड है वो सन 2000 को बना था बिहार से अलग होके, और उसको 15 नवंबर को ही क्रिएट किया गया था। अगर
आप देखेंगे तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को क्रिएट हुआ था। ठीक है, डेथ हुई थी मुंडा जी की, बिरसा मुंडा जी की 1900 में, स्लो पॉइजन, यानी कि थोड़ा थोड़ा जहर दे दे के मार डाला था ब्रिटिशर ने इनको जेल में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मुंडा अपराइजिंग ये आपका यहाँ पे हुआ था, किसके अगेंस्ट में था, तो ये दीकू के अगेंस्ट में था। दीकू कौन थे? दीकू थे आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन? जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहर से जमींदार आए हैं। तो अब एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर आएगा तो ब्रिटिशर जमींदारों को छोड़ देंगे कि भाई जमींदार यहाँ से हमें निकाल देना तुम रेवेन्यू, वो डायरेक्ट नहीं कलेक्ट करेंगे। तो आउटसाइडर्स के खिलाफ था, जिनको दीकू बोला गया। ठीक है, और यहाँ पे जो खुंट कट्टी सिस्टम लाया गया था, कलेक्टिव ओनरशिप, वो इनकी चलती थी कि भाई हम कलेक्टिव ओनर हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं है, और हम सब मिल के उगाएंगे, मिल के खाएंगे, मिल के रहेंगे। तो इसको खुंट कट्टी, आपने देखा होगा जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है कहीं की भी हो, उसमें एक बड़ा एक बॉन्ड होता है, तगड़ा बॉन्ड होता है। ठीक है, कलेक्टिव ओनरशिप का, उसको हम खुंट कट्टी सिस्टम ये लोग बोलते थे, और ये दीकू के खिलाफ था। और इसको हम उलगुलान अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। ये उलगुलान क्या होता है? तो उलगुलान का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। जैसे नहीं है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे महमूद गजनवी आया था, तो क्या वो लेके आया था कि अल्लाह अकबर, ठीक है, अटैक कर दो ये काफिरों की लैंड को, एकदम काफिरों की जो भूमि इसको इस्लामिक लैंड में बदल दो। ठीक है, हिंदुओं में भी ये होता है जय भवानी ऐसे करके, तो जो काइंड ऑफ उलगुलान ही लोग बोलते थे। आज भी उलगुलान कई सारे ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं उलगुलान। उलगुलान का मतलब है तख्ता पलट कर दो। ठीक है, तो उलगुलान अपराइजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो 1899 तो नहीं 1895 में शुरू हुआ था। 1899 में इनको मतलब पकड़ लिया गया था, 1900 तक इनकी डेथ हो गई थी, स्लो पॉइजन दिया था ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अब आते हैं संथाल रेबेलियन। इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को नाक में चने चबा दिए थे, 1855 में हुआ था, यानी 1857 रिवोल्ट से जस्ट पहले। और ये आप देखिए तो 1857 का बाद का है, लेकिन क्योंकि ट्राइबल अपराइजिंग पढ़ रहे हैं इसलिए इसको यहाँ पर देख लिया। ठीक है, संथाल रेबेलियन। अब संथाल रेबेलियन की अगर बात करें तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं करेंटली, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, वो एक्चुअल में इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में आफ्टर भील एंड विच ट्राइब? गोंड। भील और गोंड के बाद ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ट्राइब है संथाल। ठीक है, अब ब्रिटिशर ने किया क्या? 1832 के अराउंड, 1832 के अराउंड इन्होंने देखा कि बड़ा फॉरेस्ट पार्ट है, इस संथाल ट्राइब को लेके आए। ये संथाल ट्राइब कंबोडिया की मानी जाती है, इसका ओरिजिन हुआ था। तो ये लोग यहाँ पे संथाल को छोड़े, ब्रिटिशर्स मतलब ऐसा नहीं कंबोडिया से उठा के लाए, मतलब इस सराउंडिंग रीजन से इनको लेके आए कि क्योंकि ब्रिटिशर्स तो लैंड को क्लियर करेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे ट्राइबल ग्रुप को पकड़ा जो इस फॉरेस्ट लैंड को तुरंत क्लियर कर सके। तो फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने क्लियर करवाया। ठीक है, एक्चुअल में 1832 में जो आपका ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ रीजन है, उसको दामिने को, उसको क्या किया? कैटेगराइज कर दिया, उसको डिमार्केट कर दिया कि भाई ये लैंड है दामिने को। दामिने को, अगर आपको याद हो, किसने एक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था? दीवाने को ही करके, याद करो जल्दी से। कल उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया था मेंस में कि कौन था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सबसे पहले गया था? तो इट वाज MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसी ने शुरू किया था। तो इन लोगों ने डिमार्केट कर दिया एक लैंड को कि भाई ये दामिने को, यहाँ पर होगा एग्रीकल्चर। उनको उनके लिए यूज़ किया संथाल का कि फॉरेस्ट लैंड क्लियर करो और यहाँ पे उगाओ। अब वहाँ पे ठीक है, संथाल को छोड़ दिया, अब संथाल ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन संथाल के ऊपर कौन रहेगा? जमींदार रहेगा। और जमींदार क्या करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा, लगान वसूलेगा। अब जमींदार क्या करेगा? ऑपरेसिव तरीके से, वो मैंने पीछे आपको बताया है किस तरह से ज़मींदार का ऑपरेशन रहता था, टैक्स दो, नहीं है तो फिर हमसे लोन लो, और ये सब, ये जो पूरा सब चलता था। तो संथाल रेबेलियन इस तरह से 1855 में शुरू होता है, और इसको लीड करते हैं सिद्धू और कन्हू मुर्मू। और भी दो भाई थे इनके, लेकिन उनके बारे में हमें ऐसे जानने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धू और कन्हू मुर्मू का नाम याद रखना। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इसी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो संथाल ने इनका गेम बजाया, कायदे से गेम बजाया, लेकिन एट दी एंड, क्योंकि इनके पास उतनी बेटर आर्टिलरी तो थी नहीं, धनुष बाण ही थे, तो उससे तो ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सकते थे। तो फाइनली ब्रिटिशर ने इन पे जो है, और क्योंकि जो लोकल भी किंग वगैरह थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का ही सपोर्ट दिया। एंड एट लास्ट, ये भी पोस्ट 1857 ही हुआ था, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, देन 1857 पे आते हैं। एंड दैट इज़ 1859 का रिवोल्ट, 1859 की। संथाल इज बर्निंग, संथाल इज बर्निंग ऐसे ऐसे क्या? वो हो रहा है क्या? बफरिंग हो रहा है क्या? सर कल मेंस था, एक भी नेटो काम नहीं आया, तो बेटा हम क्या करें?
सर्टिफिकेट लेके के दे दें कि बेटा आनंद के पेपर में निट्टो काम नहीं आया है और इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो बताओ सर्टिफिकेट लिख के दे दें। हैं, निट्टो के वीडियो में इसीलिए शुरुआत में बता दिए थे कि बेटा ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, तुमको देखना है देखो, यूज़ करना है करो, इसकी गारंटी हमारी नहीं है कि उसमें अप्लाई हो ही जाएगा। हम जो पिछली बार हुआ था, और ऐसा नहीं हुआ होगा, अभी जब टॉपर्स का आएगा तो देख लेना, लेकिन वही है कि मैं जब उस पर कॉमेंट कर, पिछली बार भी ये लोगों ने बोला था, ऑल इंडिया रैंक 6 ने आके वो क्लियर कर दिया था कि भाई मैंने निट्टो यूज़ किया था जिसकी वजह से अटेंड बढ़े और जिसकी वजह से उन्हें सिलेक्शन लिया। ठीक है, और कुछ लोग जैसे तुम जैसे लोग हैं, अगर नहीं भी किया तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था उस वीडियो में कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर लग ही जाएगी, अगर लग जाए तो लगा लेना, और वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हें अब अपने अंदर तो झांक के देखना है नहीं कि कहाँ पे दिक्कत रहेगी, रिवीजन कम रह गया, क्या रह गया, पढ़ाई निट्टो काम नहीं है। अरे काम नहीं है तो क्या हमने ठेका ले रखा है क्या निट्टो का? जो हमने एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो दे दी आपको, अब काम आएगी नहीं आएगी, पेपर हमने तो बनाए नहीं है कि पेपर हम बना रहे हैं। बस आके कमेंट करना है क्लास में और क्लास को डिस्टर्ब करना इसी तरह से, है ना। ये सर कौन सा आनंद है, नाम बदनाम कर दिया। हाँ आनंद, पहले वही मुझे भी लगा कि ये वो आनंद तो नहीं है, फिर मैंने पूरा नाम देखा तो हाँ। सीजीएल मेंस बहुत अच्छा गया सर, आपकी कृपा से 19 करेक्ट है। और वो तो यार जब रिज़ल्ट आएगा ना तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो भीड़ है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, सारे लोग अब यहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा नंबर लाओगे तो ज़्यादा लोग सिलेक्शन उतने ही लोग के होने हैं। जिनका हो जाएगा ठीक है, वेल एंड गुड, जिनका नहीं होगा अब उनमें से मेजॉरिटी जो होती है 90%, उसका ये रहता है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तो भैया हमने कभी ऐसा बोला है क्या कि मतलब हम 25 के 25 क्वेश्चन लड़वा देंगे? हम अभी बोल रहे हैं हम एक भी क्वेश्चन नहीं लड़वाएंगे। पढ़ना है, अगर समझ में आ रहा है और तुम्हें लगता है तो पढ़ो, वो तुम्हारी विल है, ठीक है। और मुझे पता है कि जो टॉपर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो शांति से पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो तभी दिखते हैं जब उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। जब वो तभी दिखते हैं कि सर हमने कभी कमेंट नहीं किया, और इस तरह से वो अपना आराम से पढ़ रहे हैं, वो बार बार रिवीजन कर रहे हैं, सिलेक्शन उतने ही लोगों के होने हैं, ठीक है। अगर आप के लिए बस एडवाइस है, अगर आप खुद के अंदर झांक के देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा, ठीक है। एट दी एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इधर उधर ग्रुप पे जाके या फिर कमेंट में आके लिख दोगे तो उससे तुमको सर्टिफिकेट तो मिल नहीं जाएगा कि देखो भाई निट्टो काम नहीं आया तो इसलिए इनको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी जाए। कुछ नहीं होने वाला इससे, ठीक है। जो मेरा काम है वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और जहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उसमें अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। खैर, इंडिगो रिवोल्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1859 में हुआ, 1859 में, है ना। अब ये जो रिवोल्ट है क्यों हुआ? इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है। इंडिगो का मतलब होता है नील, तो एक पेड़ होता है उससे नील बनाई जाती है, नेचुरल डाई। अब तो खैर नहीं होता क्योंकि सिंथेटिक इस तरह के आ गए हैं कि अब तो खैर वो नहीं है। और इंडिगो का जो प्लांट ग्रो किया जाता है ना, वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है, बहुत ज़्यादा। अब आप समझ लो कि हमारा जो चावल वगैरह होता है ना, चावल से भी ज़्यादा पानी डिमांड है इसकी, इंडिगो की। और ये सॉइल को धीरे 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 अनफर्टाइल कर देता है। लेकिन ब्रिटिशर को क्या था? ब्रिटिशर को ये था क्योंकि ये डाई को लेके जाते थे यूरोपियन मार्केट में, अच्छे रेट में बेचते थे इसको, ठीक है। तो ये यूरोपियन मार्केट में इसको अच्छे में बेचते थे, तो अब लोग तो ये उगा नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि वो अपने खाने के लिए गेहूं चावल ये सब पैदा कर रहे थे। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, एक सिस्टम निकाला कि भाई पहले हम एग्रीमेंट कर लेंगे, एग्रीमेंट काइंड ऑफ कि हम पहले से तुमको पैसा दे देंगे, तुम क्रॉप लगाओगे उससे पहले ही हम तुमको पैसा दे देंगे, उससे पहले ही पैसा दे देंगे ठीक है। और मतलब ऐसे रैंडम दिमाग में आ गया तो मैं बता रहा हूँ, जो अभी कमेंट करने आए थे निट्टो के रिगार्डिंग, तो मतलब आप ये समझ लो, जो मैंने लास्ट में निट्टो में लेक्चर डाला था ना, 18 में भी आया था डायरेक्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना, ठीक है। और कल के पेपर में 20th में जो आपने अगर जब आंसर किया है तो आप देखना उसमें, ठीक है, उसमें रेलवे जोन पूछा था हेडक्वार्टर, वो भी निट्टो में करवाया हुआ है। मतलब ये हालत है अभी कि जो अभी मैंने 2 दिन पढ़ा, 2-3 दिन पहले पढ़ाया है, वो मैंने वीडियो अपलोड किया था निट्टो वाला, उसकी चीज़ें लोगों को याद नहीं है एग्ज़ाम में। मतलब एक वीडियो को रिवाइज नहीं कर पाए स्टूडेंट। भारतमाला परियोजना डायरेक्टली क्वेश्चन था, पूछा था कि किस मिनिस्ट्री से था, जबकि निट्टो वो था कि भाई हम ऑप्शन एलिमिनेशन सीख रहे थे, उसी से क्वेश्चन आ गया 18th में भी और 20th में। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस एक सिंगल वीडियो को रिवाइज़ नहीं कर पाए, ठीक है ना। मेरे पास तो ऐसे काफ़ी ढेरों बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर पता नहीं ये लोग कैसे कह रहे हैं कि आया नहीं, ये माइंड मैप से आई, ये सारी चीज़ें आई है। लेकिन वही ना कि आंसर की जब आएगी
तो जो लोग बैच वाले भी हैं, जो 3.0 वाले हैं, वो देखिएगा आप में से कितने लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ना। चलो, तो यहाँ से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाई रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको बार बार बता चुका हूँ कि भाई हर कोई यहाँ से अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर काइंड ऑफ जो एक्स्ट्रा आप जो एज गेन करेंगे वो रिवीजन से ही होने वाला है वो, ठीक है, वो रिवीजन से ही होने वाला है। आप एक बार पढ़ के ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन सही कर दूंगा, जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं भी, ठीक है, आपको मल्टीपल रिविजन्स देने पड़ेंगे, और अगर आप मल्टीपल रिविजन्स नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि एग्जामिनेशन में आपको पढ़ी हुई चीज़ें लगेगा कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये हाल हो जाएगा आपका, ठीक है। खैर, तो इंडिगो रिवोल्ट ये स्टार्ट क्यों होता है, क्योंकि पहले ही काइंड ऑफ एग्रीमेंट कर लिया ब्रिटिशर ने कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम इंडिगो ग्रो करो, लेकिन वो काइंड ऑफ ट्रैप था, वो ट्रैप था उन कल्टिवेटर्स के लिए, क्योंकि अब उनको फोर्सफुली वो ग्रो करवाया जाना था, क्योंकि अब इन्हें तो पता नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, साइन कर दिया बस, उन्हें तो पैसे से मतलब, अब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़े नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ट्रैप पे ले लिया। तो फिर जब ट्रैप पे ले लिया, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं प्लांटर्स, तो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। 1859 में रिवोल्ट कर दिया, दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास, ठीक है, विष्णु बिस्वास, इन दोनों लोगों ने इसको लीड किया, और इसको कवर किया गया था दीन बंधु मित्रा द्वारा नील दर्पण। ये इतना ज़्यादा इसको कवरेज मिली कि ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया इस प्ले को। ये जो प्ले लिखा था नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ये वाला हटा दो, ये सन्यासी रिवोल्ट में ही इसको नोट करना, ठीक है। आनंद मठ और देवी चौधरानी, दोनों ये जो नॉवेल्स लिखी हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो सन्यासी रेबेलियन को कवर कर रही हैं, सन्यासी रिवोल्ट को। नील दर्पण जो दीन बंधु मित्रा ने लिखा है वो इंडिगो रिवोल्ट को कवर कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये नादिया जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे स्टार्ट हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। ऑलराइट, अब आते हैं कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 के जो विद्रोह है उसके क्या क्या कारण थे, ठीक है, यानी कि अब हम 1857 रिवोल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो कैनिंग जो है उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था जब 1857 रिवोल्ट हुआ, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रिवीजन कैसे करें सर, कुछ बता दीजिए ना प्लीज़। अब रिवीजन नहीं होगा तो मैं खुद कराऊंगा, वैसे तो यार आपको खुद करना ही पड़ेगा। डेली बेसिस पे एक तो रिवीजन होना चाहिए और एक वीकेंड्स पे होना चाहिए। सैटरडे संडे का ब्रेक आपको छुट्टियां मनाने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। सैटरडे संडे का जो ब्रेक है वो इसीलिए मिलता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं अब कि थोड़ा सा तो फिर मतलब इतना सर पढ़ा देंगे तो उससे तो आएगा ही, है ना, ये तरह के जो कमेंट आते हैं, क्योंकि सर सारे तरह के क्रिटिसिज्म में देखता रहता हूँ, कितना पढ़ा देंगे तो आएंगे। तो बेटा अगर तुम सोच रहे हो 10 पेज पढ़ के वहाँ कराओगे तो भूल जाओ, लाखों यहाँ पे एस्पिरेंट है, कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं। तो आपको ये पता, आपने अभी देखा है ना, कुछ एक्स्ट्रा लोगों को CGL में अलाउ किया गया, अभी कुछ एक्स्ट्रा लोगों को देखा था आपने, 1100 लोगों को, और कितनी कट ऑफ कम हुई, एक नंबर भी कट ऑफ कम नहीं हुई है, 0.2 या 0.3 नंबर में ही 1100 लोग इन हो गए, एक नंबर तक कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुई, ये समझ लो आप। तो कितना भयंकर कंपटीशन है कि 0.55 मार्क्स में। अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, ठीक है, नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट करूँगा। शी इज़ पोस्टेड इन चेन्नई, GST डिपार्टमेंट में है, ठीक है। वो बोल रही थी कि सर 0.5 मार्क्स से दिल्ली रह गया था 2022 वाले एग्ज़ाम में, और अभी वो एग्ज़ाम दे के आई है तो उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मतलब आई थिंक 320 या 325 में तो हो तो जाना चाहिए, लेकिन जो डिज़ायर्ड पोस्ट है, होम जो लोकेशन है, वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 0.5 मार्क्स की वजह से वो चेन्नई में पड़ी हुई हैं GST डिपार्टमेंट, और बोल रही कि यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है और बड़ा पूरा अलग कल्चर है और MP जाना नहीं तो मैं जॉब से रिज़ाइन कर दूँगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0.5 अगर मार्क्स होते तो आप समझ लो दिल्ली में, तो 0.5 मार्क्स की यहाँ पर वैल्यू है, तो आप उसको नेगेट नहीं कर सकते हैं। एट दी एंड आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। जहाँ पे लैक्स ऑफ एस्पिरेंट है, पहले हो जाता था कि पहले में जिसके पास GK के सोर्सेज लग गए या फिर तुक्का लग गया, ठीक है। अब मैं अपने वही ना कि अपने मुंह कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं 2022 के बाद चीज़ें GK में पूछी वही जा रही हैं, वैसे ही पूछी जा रही हैं, टफनेस लेवल बढ़ा है, लेकिन GK में लोगों का जो एवरेज नंबर है वो आप देखिए कितना शूटअप किया है, ठीक है। 2022 और अभी का पेपर देखिए, ठीक है, अभी जो हुआ है 2022 से काफ़ी टफ ही है पेपर, लेकिन 2022 में लोगों के मार्क्स देखेंगे GK में, और अभी देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो 2023 का पेपर हुआ था वो रिलेटिवली थोड़ा ईजियर साइड में था, लेकिन फिर भी 60+ लोग लेके आए थे, इतना भी ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी 60+ लोग गए थे। और अभी देखिएगा स्टूडेंट ही, ठीक है, इस परमार SSC से ही कितने मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है। तो वो आप ही लोगों में से हैं। बिल्कुल मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि लक फैक्टर होता है,
ठीक है, क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो समझ नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन वो करना पड़ेगा रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। नहीं करेंगे तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, सिंपल सा खेल है, क्योंकि सिलेक्शन उतने ही लेने हैं। अब अगर सारी जनता अगर मुझसे पढ़ने भी लगेगी तो मैं सारी जनता का सिलेक्शन नहीं करा पाऊंगा, सिलेक्शन सिर्फ उतने ही लोगों के होने हैं। बस बात ये है कि अब कौन अच्छे से रिवाइज़ कर रहा है। ठीक है, पहले ये था कि भाई 2023 में बहुत लोगों को नहीं पता था मेरे बारे में, तो भाई जिन लोगों को पता लग गया तो उनके काफ़ी बढ़िया मार्क्स आ गए। अभी तो ऑलमोस्ट सबको पता है, सबको ही पढ़ रहा है, तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा। मैं बार बार बोल रहा था, जो रिवीजन अच्छे से करेगा डिफरेंस वहाँ क्रिएट होगा। और 25 के 25 क्वेश्चन मैं भी कभी नहीं बढ़वा सकता हूँ, क्योंकि और ये नहीं कि एसएससी, क्योंकि एसएससी बड़ा वो है, एसएससी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं खुद 25 क्वेश्चन बना दूंगा, एसएससी एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 25 क्वेश्चन अगर बनाने पे आ गया जीके का, ऐसा ऐसा फैक्ट पूछ लूँगा, तब है कि भाई एसएससी ने घुमा दिया कि भाई आप ऐसे, जैसे यूपीएससी घुमाता है, वो पूछता वही है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछेगा, वो यही पूछ लेगा परमानेंट सेटलमेंट जो अभी हमने पढ़ा, और ऐसा पूछे कि हम कर नहीं पाएंगे। और एसएससी भी ऐसा है, लेकिन एसएससी क्या पूछेगा एकदम कि भाई जैसे अभी उसने पूछा सेल वाले में, भाई उसमें ईयर पूछ लिया एकदम, बहुत ही जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है कि उसका ईयर बता दो। अब ऐसे तो मैं पूछ लूँ इसका ईयर छोड़ो, अब डेट बता दो, फिर हम पूछ लूँगा कि भाई वो जब थे तो जो जिस कमरे में थे उसका कलर क्या था। तो ये तो एक इलॉजिकल क्वेश्चन हो गया। तो 4-5 क्वेश्चन, या फिर कभी कभी जैसे 18th वाले में ज़्यादा इलॉजिकल क्वेश्चन हो गया, तो उस पर मेरा कंट्रोल थोड़ी ना है। मेरा कंट्रोल तो इसमें है कि भाई जो दायरा है पूछे जाने का, जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाने का दायरा है, उस दायरे में मैं आपको सब कुछ करवा दूं, सो दैट वो गलत ना हो। अब वहाँ से जो स्टूडेंट उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन फिर नहीं होगा, और जो उसको अच्छे से रिवाइज करके जो बाकी के क्वेश्चंस जो दायरे के बियॉन्ड हैं, उनमें से अगर 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल लेगा, चाहे वो ट्रिक लगा के निट्टो की या खुद की, या फिर अगर दिन अच्छा हो गया, वो एक एक्स्ट्रा एच दे देगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। 25 में 25 तो मैं कभी, वैसे तो मैंने कभी एक भी क्वेश्चन पे क्लेम नहीं किया कि मैं वो करवा दूंगा। वो आपको पता है कि भाई पढ़ाने का तरीका क्या है और कैसा क्या है, ठीक है, रिजल्ट में, तो उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो। लेकिन 25 कोई नहीं बढ़वा सकता है, ठीक है, और वो मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो इररेलेवेंट क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर कहाँ तक जाओगे आप। ठीक है, अब उसका ईयर पूछ लिया, इसका ईयर पूछ लिया, 11th का एक क्वेश्चन, 12th साइंस का एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके लिए हम 11th 12th की साइंस थोड़ी ना पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी जैसे फॉर एग्जांपल पेपर हुआ, ठीक है, और जो ये बोल रहे हैं कि मतलब वैसे तो अभी उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन कई लोग की आदत होती है जैसे एक क्वेश्चन 12th का साइंस का देख लेंगे, सर इसमें तो 12th का आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो बेटा हम पढ़ा देंगे तो तुम पढ़ लोगे 11th 12th का। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश इनको कौन पढ़ेगा जो आसान आ रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकल रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर इधर उधर के कमेंट करने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सो दैट कि आप पहले ही समझ जाएं इन चीज़ को लेके, है ना। वैसे मैं ज़्यादा ये सब बातें करता नहीं हूँ लेक्चर के बीच में, लेकिन अभी करनी पड़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि जब 20th का मतलब बच्चे पेपर दे के आए सीजीएल मेंस का, तो उन्होंने मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने लिखा कि सर 18th वाले हम इधर उधर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है, और कमेंट देख के हम थोड़े डर गए थे। डर इस सेंस में गए थे कि मतलब वहाँ पे जो बातें चल रही थी उस हिसाब से, लेकिन हमें तो पेपर डुएबल लगा, जो हमने चीज़ें करी उसी से करी। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से थे इररेलेवेंट टाइप थे, और वो होंगे, वो हमेशा होंगे। ठीक है, हमारा ये है कि अगर 1857 रिवोल्ट से क्वेश्चन आया है और वो अगर हमसे नहीं बन रहा है, देन दिक्कत है। ठीक है, अब लोग आए जब पेपर देखे, सर वो मोइनुद्दीन चिश्ती वाला सर पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, इसीलिए पोस्ट किया था वो। ठीक है, इसीलिए पोस्ट किया था, देख लो कि जो अभी एमटीएस के अभी महीने भर पहले पढ़ाएं वहीं से सवाल था। सीजीएल का जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, कि भाई हिंदूज़ का पॉपुलेशन, वो अभी करवाए थे कोई क्वेश्चन जो सीजीएल के टियर 1 के आए थे, क्वेश्चन वहीं से हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वही बोल रहा हूँ कि जो 25 है उनमें से 5 क्वेश्चन इररिलेवेंट छोड़ दो। अब ये 20 क्वेश्चन में कितना किसी ने रिवाइज किया जो रिलेवेंट हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने रिवीजन कितना किया। चमकम दोराई राजन केस भी हो चुका है, गोलकनाथ भी हो चुका है, केशव नंदा भारती केस 18 में भी सवाल आया, 20 में भी सवाल आया, लेकिन फिर भी अभी तक लोग को श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा आंसर। ये है हालत। क्यों? क्योंकि उसको बैच में पढ़ाया है, उसको माइंड मैप पे भी पढ़ाया है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वो दिक्कत ये है कि जब तक आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं अपनी चाहे कमर तोड़ लूँ चाहे गर्दन तोड़ लूँ, ठीक है, उससे वो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन होगा, यहीं से निकलेंगे स्टूडेंट, वो आपको जब अभी टॉपर्स का विंटर इंटरव्यू देखेंगे, जब निकलेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये वो छीटा कसी में रहेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट है। या तो प्रिपरेशन छोड़ दो, या तो कर रहे हो तो कायदे से कर लो, सिंपल सी बात। ये सारा मुफ्त का ज्ञान ज़्यादा मैं देता हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता नहीं है ज्ञान, लेकिन आज दे रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि बस
अलग से तो मैं वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ उस पर, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगा तो उस पर अगेन वही छीटा कसी आने लगेगी, है ना। तो इसलिए उसमें मुझे पढ़ना नहीं है, अपना मैं काम कर रहा हूँ और वो मुझे पता है कि मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी विजडम है, ठीक है। मैं तुम्हें किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ो, या मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि भाई मेरे सही आएगा। तुम्हें जो बुक लगती है, जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ो, ठीक है। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जिनको बिलीफ है तो बिलीफ अगर है तो बस रिवीजन करते जाना जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो कैनिंग जो था उस समय वॉइस रॉय था, वो एक एक्ट लाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल आर्मी, क्योंकि आर्मी में जो ज़्यादातर बंगाली थे, तो उनको बोला गया कि आपको बाहर सर्विस के लिए जाना पड़ सकता है। यानी ओवरसीज़ का मतलब होता है कि बाहर विदेश में आपको समुद्र क्रॉस करके दूसरे देश जाना पड़ सकता है। और तब हिंदू धर्म में क्या होता था कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया, अगर आप विदेश चले गए, तो आपने अपना धर्म का नाश कर लिया, ठीक है। आपने सर उसको तो उसने अपने धर्म का नाश कर लिया। ये था जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी थी जिसके वजह से जो सिपाही थे, क्योंकि ये जो 1857 का रिवोल्ट है इसको हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह। क्यों जानते हैं? बिकॉज सिपाही जो हैं, सिपॉय हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर रिवोल्ट किया, जिसको हम बोलते हैं 1857 का रिवोल्ट। सिर्फ यही कारण नहीं था, ये कारण था, ठीक है। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति बोलते हैं, ये भी एक कारण था। तो हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है सब्सिडियरी अलायंस, है ना, जो अभी डिस्कस किया था आपने सभी ने, सही बताया था सब्सिडियरी अलायंस के बारे में, कि 1798 में हुआ था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, फिर हमने देखा था कि मैसूर ने 1799 में एक्सेप्ट क्या कर लिया था, वो तो टीपू सुल्तान को हरा के वोडियार डायनेस्टी को बिठा दिया था। तो उसी की तरह ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था, ब्रिटिशर्स बड़े शातिर थे। जैसे कि होते ना जो लोग, तुमने देखा होगा जो लोग की पैसे लेने की आदत होती है, जो एकदम वो होते हैं, एकदम माहिर होते हैं इस खेल में, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, जो पैसे लौटाते नहीं है, पैसे कोई भी ले लेता है वो कभी लौटाता नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई भी तुमसे पैसे लेने आता है, तो जो मतलब एकदम होते हैं ना माहिर खिलाड़ी इसमें, जो रिपीटेटिवली बार बार पैसे लेने में एकदम माहिर हैं, तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, वो तुरंत वापस करेंगे आपको बिना पूछे, ठीक है। आपको काइंड ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, यार बंदा तो सही आ रही है, तुरंत ले रहा है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए आदमी को, पैसे लेते ही तुरंत देखो उसने दे दिया। लेकिन अब वो क्या करेगा, अगली बार हो सकता है फिर से ये चीज़ करे, छोटा अमाउंट ले, वापस कर दे तुरंत। अब वो जब अगली बार आएगा ना, जब उसको मारनी है, तो बड़ा अमाउंट लेगा और गायब, ठीक है। अब उसका फ़ोन जो है उठेगा नहीं, चाहे तुम कितनी बार भी कॉल कर लो, या तो स्विच ऑफ हो जाएगा या बंदा गायब। तो वैसा टाइप ही ब्रिटिशर ने यहाँ पर रणनीति अपनाई कि जो भी ये प्रिंसली स्टेट थे, जो किंगडम्स थे, इनको पहले थोड़ा सा लालच दिया कि भाई क्यों अपना आर्मी यार तुम लगाए हो, खर्चा पानी सब करते हो, हमारी आर्मी लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत हुई भी नहीं शुरू में, दिक्कत तो बाद में शुरू हुई, सब्सिडियरी अलायंस से भी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो ये था कि अगर कोई किंग है, ठीक है, उसका नेचुरल हायर नहीं, नेचुरल हायर का मतलब ये है कि अगर उसका कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, वैसे तो बेटा ही थ्रोन पे बैठता था, बेटा नहीं है, तो अगर या तो बेटा नहीं है ही नहीं, या तो अगर एडॉप्टेड सन है, मतलब गोद लिया हुआ है, तो उस केस में ब्रिटिशर्स उस एडॉप्टेड सन को कोई अधिकार नहीं देंगे, या फिर उन पे ही, ब्रिटिशर पे ही ये पूरा अधिकार है कि वो अधिकार दें ना दें, और फिर क्यों ही देंगे, यानी कि वो किंगडम एक तरह से ब्रिटिशर के हाथ में चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कौन लेके आया, ये डलहौजी लेके आया। कब लेके आया, 1848 में लेके आया और 1848 में लेके आया। और इसके टाइम पे कल मैंने एक एक्ट पढ़ाया था, वो कौन सा एक्ट था जो पास हुआ था, तो 1848 में लेके आया, सतारा सबसे पहले कैप्चर हुआ 1848 में, 1849 में संबलपुर और जैतपुर हुआ, 1852 में उदयपुर हुआ और 1853 में झांसी हुआ। धीरे 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 इस तरह से किंगडम साथ में जाते गए। इसी बंदे ने बोला था कि अवध इज लाइक दैट चेरी, इज लाइक अ चेरी which is just to be dropped, which is just to be dropped in the mouth of Britishers, ठीक है, dropped in the mouth of Britishers, मतलब कि अवध जो है वो लटकती हुई चेरी की तरह है जो ब्रिटिशर के मुंह में गिरने वाली है, क्योंकि इसने क्या किया था, अवध में थे
अवध के नवाब, ठीक है। तो अवध के जो नवाब थे उनके बड़े नवाबी शौक थे, वाजिद अली शाह नाम था उनका, ठीक है। जो लास्ट नवाब थे अवध के उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। ये वाजिद अली शाह के बारे में जैसे एक स्टोरी फेमस है, चलो तो बाद में भी बताते हैं, लेकिन वाजिद अली शाह क्या थे, बड़े नवाबी शौक वाले थे ये, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इनसे बोला कि देखो यार वाजिद अली शाह, तुम यार ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हो। पहले तो इनके कोर्ट में जो एक ब्रिटिशर था, क्योंकि पूरी ब्रिटिश आर्मी इन्हीं के कोर्ट में थी, क्योंकि ये भी अगर आपको याद हो सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर चुके थे 1801 में, याद है ना, अवध ने सब्सिडी अलायंस 1801 में एक्सेप्ट किया था। तो ब्रिटिश आर्मी परमानेंटली स्टेशन थी। तो डलहौजी ने बोला एक रिपोर्ट जरा बना के भेजो, कैसी कि किस तरह से वाजिद अली शाह के अंडर में उतना ढंग से गवर्न कर नहीं पा रहे हैं। तो उसने रिपोर्ट बना के भेजी, तो सब फॉर्मल कागजी वो होती हैं दिखावटी टाइप। तो डलहौजी ने बोला ये सब क्या चल रहा है, देखो इसने रिपोर्ट बना के हमें भेजी कि तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, निकलो यहाँ से, अब हट जाओ बेटा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मारे जाओगे। अब यहाँ हम आएंगे, क्योंकि तुम लोग जो हैं तुम्हारे अंडर में ढंग से मतलब वो नहीं है, प्रजा तुम्हारी खुश नहीं है, तो तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो। नहीं कि मिस गवर्नेंस के चलते अवध फाइनली 1856 में आ गया, किसके अंडर में, ब्रिटिशर के अंडर में। क्या हवाला देते हुए कि मिस गवर्नेंस का हवाला देते हुए। और इनके बारे में जो स्टोरी फेमस है वो ये है कि जब ब्रिटिशर यहाँ पे आए, ठीक है, तो भाई साहब भाग नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनको कोई जूती पहनाने वाला नहीं था किंगडम में, मतलब इनके बारे में स्टोरी फेमस है। तो इनको फिर उठा के ले गए ब्रिटिशर और कलकत्ता में जेल में डाल दिया इनको, वाजिद अली शाह। लेकिन इनकी जो बेगम है हज़रत महल, वो यहीं पे रुक गई लखनऊ में, और यही फिर 1857 का विद्रोह में लखनऊ से लीड करती इनकी जो वाइफ है, ठीक है। तो और ब्रिटिशर की ये मेंटालिटी थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उसमें से ब्रिटिशर्स की भी आर्मी थी और इंडियन भी आर्मी थी। ब्रिटिशर्स कुछ थे, इंडियंस बहुत ज़्यादा थे आर्मी में। तो इनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, किनके बीच में, ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। और फाइनली जो चिंगारी का काम किया, अपनी ये सारी चीज़ें उबल तो रही थी, ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे राइज तो हो रही थी इनके खिलाफ जो आक्रोश है, लेकिन इस चीज़ ने क्या कर दिया, चिंगारी लगा दी उस पर्टिकुलर, बोल सकते हैं कि उसमें आग में, और इसको और बड़ा कर दिया। यानी कि इट इज़ द इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण ऑफ 1857 रिवोल्ट। ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल क्या है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि कार्ट्रिज होता है, ठीक है। जब बंदूक में क्या होता है, मसाला भरना होता है, मसाला भर के गोली डालनी होती है, देन वो चलानी होती है। तो मसाला एक कार्ट्रिज में आता है, वो कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता है, ठीक है। और उस वहाँ पे जिस चीज़ को मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें ये माना गया, इन लोगों ने बोला, सभी लोगों ने, ठीक है, किसने, ब्रिटिशर ने नहीं, ब्रिटिशर ने तो मना किया था इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बात फैल गई कि इसमें सूअर का और गाय का मांस है। जो गाय का मांस है वो हिंदू धर्म में बहुत प्रोहिबिटेड है, आपको पता है, बीफ। और जो पिग है, जिसको पिग का जो मीट है उसको हम पोर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, तो सूअर के मांस को हम पोर्क बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है उस इस्लाम धर्म में। तो इससे ये इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसके चलते क्या हुआ, सारे सिपाही भड़क गए। अब मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखिए, ठीक है। हो सकता है साउंड नहीं होगा इसमें, क्योंकि फिर कॉपीराइट का थोड़ा इश्यू होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये कारतूस है, कार्ट्रिज, ठीक है। इसको मुंह से बंदा खोलेगा ये, ठीक है, आप देखेंगे इसको मुंह से खोला जाएगा अभी। तो इसी में ये बोला, इन लोगों ने बात फैल गई इन लोगों के बीच में, ठीक है, कि या तो ये सूअर या तो ये देखो, है ना, सूअर या फिर गाय का। ये मंगल पांडे का रोल कर रहा है आमिर खान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से फायर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये वो आप समझ ही होंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे, ठीक है, तो मंगल पांडे जी गुस्सा हो गए, ठीक है। मंगल पांडे जी गुस्सा हो गए और उन्होंने 34th जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी 34वीं बटालियन से थे मंगल पांडे जी, और उन्होंने अपने ऑफिसर को मार डाला। कब? 29 मार्च को, 29 मार्च को मार डाला। और इसीलिए उनको फांसी हुई 8 अप्रैल को। और जब 8 अप्रैल को उनको फांसी हो गई तो बाकी लोगों में, बाकी सिपाहियों में खबर फैली। और 24 अप्रैल को जो 3rd नेटिव कैवलरी थी उसने भी, उसके सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम जो है इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक, हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इसके चलते 9 मई को
इनमें से तकरीबन 90 ऐसे सिपाही थे, 90 से में 85 सिपाहियों को डिसमिस करके 10 साल की जेल में डाल दिया। अब हुआ क्या इससे, और आक्रोशित हो गए जो सिपाही थे, उन्होंने अपने जो साथी सिपाही थे उनको जेल से छुड़ा लिया, ठीक है, और जेल से हटा मतलब इनको रिहा करके, और इन लोगों ने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया 10 मई 1857 को। ये डेट याद रखेंगे यहाँ पर कि मंगल पांडे जी 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उससे। 29 मार्च को उन्होंने फायर किया, मारा, 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई, ठीक है, और 10 मई को इन लोगों ने क्या किया, मार्च शुरू किया दिल्ली के रेड फोर्ट की तरफ, और इन्होंने घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र, या फिर जिसको हम बहादुर शाह दी सेकंड बोलते हैं, वो होगा हमारा शासक, ना कि ब्रिटिशर्स होंगे। और ये काफ़ी एक, अब क्योंकि आपको पता है ना, वो जो बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में, तो मुगल भी अंडर में ही आ गए थे ब्रिटिशर के, तो ये भी ब्रिटिशर के अंडर में था, ठीक है, और काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उतना एबल रूलर था नहीं। एक्चुअल जो रूलर था वो जनरल भक्त खान था, क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका था तो उतना अच्छा रूलर नहीं था। एक्चुअल में जो लीड कर रहा था, क्योंकि 81 साल की उम्र हो गई थी, तो जनरल भक्त खान लीड कर रहा था दिल्ली से, ठीक है। लेकिन बहादुर शाह को एक तरह से एक बोल दिया कि ये बहादुर शाह हमारा लीडर है, उस बहादुर शाह को ही हम एक्सेप्ट करते हैं एज द रूलर ऑफ इंडिया। अब लीडर ऑफ रिवोल्ट की अगर बात करें कि किसने कहाँ से लीड किया, तो दिल्ली से अभी हमने देखा कि या तो बहादुर शाह दी सेकंड होगा जो बहादुर शाह जफ़र है, या जनरल भक्त खान। लखनऊ से बेगम हज़रत महल ये वही है, नवाब वाजिद अली शाह की जो बीवी हैं, बेगम है, ये हैं, ठीक है। कानपुर से नाना साहब, अब नाना साहब कौन है याद करो, बाजीराव द सेकंड, बाजीराव द सेकंड कौन है याद करो, रघुनाथ राव कौन है याद करो, ट्रीटी ऑफ सूरत जिसने साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ सूरत याद है आपको, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी थी किसने, रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर के साथ, कि भाई हमको पेशवा बनने में मदद करो और हम क्या करेंगे, हम जो है तुमको ये सब सलसेट और बसाइन का क्षेत्र दे देंगे तुमको। तो फिर हुआ क्या, नाना फडणवीस ने हरा दिया, तो उन्होंने बोला अब तुम आ जाओ जरा और ट्रीटी साइन कर लो, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, सॉरी 1761 में तो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 76 में, ठीक है। ये आपका ट्रीटी ऑफ क्या होती है, पुरंदर। जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो जाती है उसके बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव के बाद होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। याद है सारी चीज़ें आपको, ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ सालबाई जब हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि बाजीराव दी सेकंड जो रघुनाथ राव का बेटा था वो बन जाता है पेशवा, लेकिन अब इसकी पेशवाशिप पे आँच आने लगती है, तो ये ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन कर लेता है 1802 में, अगर आपको याद हो ब्रिटिशर से, याद है। और ये फिर ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करता है, फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, ये पेशवा बन जाता है, फिर थर्ड मराठा वॉर होता है जो 1818 में ख़त्म होता है, और क्योंकि ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को यही लीड कर रहा होता है मराठा की तरफ से, इसलिए इसको क्या किया जाता है, बाजीराव दी सेकंड को भेज दिया जाता है कानपुर के बिठूर जो गंगा के किनारे पड़ता है ना, मैंने आपको बताया भी था। तो बाजीराव द सेकंड का एडॉप्टेड सन थे ये नाना साहब। अब क्योंकि एडॉप्टेड थे तो इसलिए थ्रोन पे नहीं बैठ सकते थे अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इन्होंने सोचा यही सही समय है, हम भी लीड करते हैं इसको। तो नाना साहब ने पहले लीड किया और उसके बाद तांतिया टोपे ने यहाँ से लीड किया, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चला कि ये जंगलों वगैरह में कहीं, क्योंकि जब सप्रेशन आया ब्रिटिशर्स की तरफ से तो ये लापता हो गए, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद हमें पता है पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया था, इनको बिठूर भेज दिया गया था, तो उन्हीं के अडॉप्टेड सन है नाना साहब, ठीक है। और इन्हीं के साथ ही खेले थे कौन, रानी लक्ष्मीबाई, दोनों लोग, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी से इसको लीड किया। इन्होंने क्यों लीड किया, सेम कहानी इनके साथ भी थी, इनके भी अडॉप्टेड सन था जिसको ब्रिटिशर थ्रोन नहीं दे रहे थे अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनका ओरिजिनल नेम था मणिकर्णिका तांबे, इन शॉर्ट मनु। इनके जो फादर थे वो बाजीराव दी सेकंड को सर्व करते थे, ठीक है, इनको सर्विस देते थे। तो मणिकर्णिका तांबे या फिर रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी से लीड किया, और इनका ध्यान रखना जो एक तरह से हम बोल सकते हैं इनका जो ग्रेव है वो कहाँ पर बना हुआ है, ये फूलबाग ग्वालियर में जगह पड़ती है, फूलबाग, वहाँ पे इनका क्या है, कब्र है हम बोल सकते हैं, ठीक है। फूलबाग ग्वालियर में जो जगह पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह ने लीड किया जो कि एक लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे। खान बहादुर खान बरेली से लीड किए, एक रोहिल्ला थे, ठीक है। रोहिल्ला ये जो मेरठ वाला जो रीजन है ना, तो वहाँ पे रोहिल्ला ट्राइब, रोहिल्ला एक ग्रुप रहता है, तो खान बहादुर खान ने वहाँ से लीड किया बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से, और अगर इन जनरल कभी उत्तर प्रदेश ऐसा लिख दे तो शाह मल, ध्यान रखिएगा, लीडर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सप्रेस हो गया ये 1857 का रिवोल्ट, ज़्यादा चल नहीं पाया,
किसने कहाँ से सप्रेस किया? तो दिल्ली से जॉन निकोलसन ने, उसने बोला निकलो यहाँ से, दिल्ली से उसने बोला निकलो यहाँ से। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, एल से लखनऊ, एल से लॉरेंस। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल ने इसको सप्रेस किया। ऐसे याद करो, बेल घंटा, कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा, वो घंटा घर है, तो कॉलिन कैंपबेल। झांसी ह्यू रोज़, ऐसे याद करो कि ह्यू रोज़ ने रोज़ दिया, गुलाब दिया किसको? रानी लक्ष्मीबाई को। और इसने कमेंट भी किया था रानी लक्ष्मीबाई पे कि शी वॉज दी ओनली मैन फाइटिंग इन दैट 1857 रिवोल्ट फ्रॉम झांसी। मतलब इनकी ब्रेवरी को प्रेज़ करते हुए कितनी ब्रेव है कि जो आदमी है वो भी इनसे कम ब्रेव लगते हैं, ठीक है। और ग्वालियर में 1858 में फाइनली जो है सप्रेस हो जाता। तो ये ध्यान रखना किसने कहाँ से लीड किया और किसने कहाँ से सप्रेस किया, यानी कि दमन किया, ठीक है। और फाइनली बहादुर शाह को बोला जाता है कि बेटा तुम आ जाओ, अभी जिस तुम्हारा नंबर आ गया, मुगल शिप को भी हम अबॉलिश कर देते हैं। तो यही वॉज द लास्ट मुगल रूलर, मुगल शिप भी खत्म हो जाती है। जैसे कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पेशवा शिप खत्म हुई, इसी तरह से मुगल शिप भी खत्म हो जाती है। इनको रंगून की जो रंगून जेल है, जो कहाँ पर पड़ती है? म्यांमार, जो उस समय बर्मा हुआ करता था, तो वहाँ पे इनको ले जाके छोड़ दिया गया कि चलो बेटा पेंशन लेते रहना, जाओ, ठीक है। और अब यहाँ पर और क्या हुआ आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट क्या है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं एक एक्ट वाली क्लास में। ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया जाता है अबॉलिश, और सीधे आ जाता है ब्रिटिश क्राउन, यानी रानी या राजा का रूल। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कब क्रिएट होती है ज़रा बताइए, और कब इंडिया में आती है? तो क्रिएट होती है 1599 में, 1599 में, जब क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर मिलता है कि जाओ तुम ट्रेड करो इंडिया में, और सिर्फ तुम ही ट्रेड कर सकते हो। तो 1608 में हॉकिंस आया था, 1615 में मुनरो आया था, थॉमस मुनरो। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 15 एक तरह से हम बोल सकते हैं 1608 में ट्रेड के लिए आती है, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। अगर हम बैटल ऑफ प्लासी को ही कंसिडर कर लें तब भी 100 साल, और वो वैसे देखें तो 100 साल से भी ज़्यादा, लगभग 150 साल तक एक कंपनी एक देश पे पूरा शासन कर रही है। आप समझ लो, एक कंपनी, ठीक है। चलो नहीं भी 150 माना तो 100 तो पूरा है बैटल ऑफ प्लासी से। मेजॉरिटी पार्ट में एक कंपनी ने यहाँ पे रूल कर रही थी। लेकिन अब ब्रिटिश क्राउन को लगा कि इस तरह से अगर ये रूल करेगा इस इंडिया कंपनी, तो ज़्यादा दिन तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ढंग से रूल करना पड़ेगा। नहीं तो जो ये क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, ये मुर्गी को ही काटने के उसमें फिराक में है ना। वैसे तो हमने पूरा क्रोनोलॉजी पढ़ी थी कि ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छीन लिया, वो धीरे से माहौल बना रही थी पहले से ब्रिटिश क्राउन, है ना। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली क्वींस प्रोक्लेमेशन भी इसको बोलते हैं, बिकॉज अब डायरेक्टली क्वीन या फिर किंग का रूल होगा, क्राउन रूल जिसको बोलते हैं। उस समय जो क्वीन थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। उस समय जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। उस समय जो वॉइस रॉय था वो कैनिंग था। वॉइस रॉय क्या मतलब, इस पर्टिकुलर एक्ट ने हमने पता है कि क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। एक कमीशन का गठन किया था, पील कमीशन, याद है पील आयोग। इस कमीशन ने क्या बोला था? इस कमीशन ने बोला था, इसने रिकमेंड किया था कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस कम रखो, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रखो, नहीं तो 1857 में जो हुआ ये फिर से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियंस ही थे ज़्यादा आर्मी में, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब अगर ब्रिटिशर्स को रखोगे तो विद्रोह थोड़ी ना करेंगे वो, है ना। तो पील कमीशन ने यही बोला कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा करो ब्रिटिश आर्मी में, है ना, वही चीज़ ध्यान रखेंगे। तो और इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वॉइस रॉय। कमेंट करके बताओ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट से बना था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का किस एक्ट से बना था, ये आपको बताना है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉइस रॉय बन गया था 1858 के एक्ट से, जो कैनिंग पहला वॉइस रॉय यहाँ पर बनता है, ठीक। और यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोस्ट क्रिएट हुई थी, सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल दी गई थी। अगर आपको याद हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया था, याद है आपको? इन दोनों को भी अबॉलिश कर दिया गया था। और ये एक्ट ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। और ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये चार्टर एक्ट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। और यहाँ से डायरेक्टली क्राउन रूल हो गया, खत्म हो गया 1857 का रिवोल्ट। अब इस पे अगर हम बात करें कि ये फेल क्यों हो गया, इतना सक्सेसफुल हुआ क्यों नहीं, ठीक है। वैसे तो वीडी सावरकर जी ने कमेंट किया था कि इसको बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का पहला युद्ध, लेकिन एक्चुअल में इट वॉजन दी। इसको काफ़ी सारे हिस्टोरियंस इसको नेगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नेगेट करते हैं क्योंकि आप खुद देखिए कि
किसकी इंडिपेंडेंस के लिए था, किसकी इंडिपेंडेंस के लिए? जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो झांसी लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लड़ रही थी तो लखनऊ के लिए लड़ रही थी, अवध वाले रीजन के लिए लड़ रही थी। जो नाना साहब लीड वो लड़ रहे थे तो अपने मराठा रीजन के लिए लीड कर रहे थे। तो कोई ऐसा इंडिया के लिए नहीं लीड वो कर रहा था, यानी कि एक कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, एक कॉमन रीज़न नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे और ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया। जो रिच ज़मींदार थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, काफ़ी सारे तो ज़मींदार या फिर जो हायर क्लास के थे उनका ये मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो पाएंगे, सभ्य हो पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही ये और ये बात एक हद तक सही भी है, मतलब ये तो नहीं बोलूँगा कि सही है पूरी तरह से, क्योंकि अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, जिसमें उसने बताया है कि ब्रिटिशर ने कितना लूट मचाई है इंडिया में। उसको तो एकदम, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं होगा तो उसको मैं डिस्कस करूँगा अभी थोड़ी देर में, एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, बिकॉज रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है वो, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन एक ये भी रीज़न अगर आप देखें कि उस समय यूरोप में न्यूटन आइंस्टाइन सब लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये हमारा किंगडम वो तुम्हारा किंगडम, ये हमारा किंगडम वो तुम्हारा किंगडम है, इस्लामिक अटैक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। साइंस का तो कोई कुछ नामो निशान नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर आए और उन्होंने साइंस को इतना प्रमोट कर दिया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, ये सब किया, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत चीज़ें हमें यूरोपियंस के बारे में पता चली कि अच्छा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ज़मींदार ने इसमें सपोर्ट किया नहीं ज़्यादा। तो एक तो बहुत बड़ा बेस नहीं था, ऑल इंडिया नहीं था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में ऐसा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला। आप देखो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, झांसी, ये सब है, ठीक है। और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, और इसको वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था। अब दो रिवोल्ट और देख लेते हैं जो 1857 के बाद हुए। जैसे डेक्कन रिवोल्ट, दक्खन रिवोल्ट 1875 में हुआ, सिर्फ इतना ही याद करना है। दक्खन की जब हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र वाला रीजन है जहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन हो रहा था, ठीक है। शुरुआत में तो अच्छा कॉटन की उपज मिल रही थी क्योंकि अमेरिका में चल रहा था सिविल वॉर उस टाइम पे, 1874 के टाइम पे। जब सिविल वॉर ख़त्म हो गया तो कॉटन यहाँ से सप्लाई होने लगा, तो इंडियन कॉटन की डिमांड कम हो गई, जो एकदम से सर्ज हो गई थी। तो यहाँ पर खूब ज़्यादा पैदावार करवा रहे थे ब्रिटिशर। अब जब पैदावार खूब ज़्यादा करवा रहे थे, अब नहीं करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिवोल्ट हो गया था दक्खन वाले क्षेत्र में, यानी कि साउथ में, डेक्कन वाले में। 1875 में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन अगर हम बात करें रामोसी पेजेंट फोर्स, जिसको कि हम रामोसी रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, फिर रामोसी अपराइजिंग के नाम से जानते हैं, ये 1879 में हुई थी और इसको लीड किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, ठीक है। कहाँ पे किया होगा, कोई गेस? तो फड़के कहाँ की ये कास्ट है? तो मराठी है ना, तो महाराष्ट्र वाले रीजन में इसको लीड किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, रामोसी पेजेंट फोर्स। और पबना रिवोल्ट ध्यान रखना, ये 1873 और 74 में, ठीक है। इसको ईशान चंद्र रॉय ने लीड किया था बंगाल वाले रीजन में, ठीक है। ईशान चंद्र रॉय। कौन सा रिवोल्ट? पबना रिवोल्ट, ठीक है। यहाँ तक हमारा होता है लेक्चर ख़त्म। अब हम इसमें करेंगे क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई डाउट होगा तो बता देगा, ठीक है। इन तीनों में सिर्फ आपको ये याद करना है कब हुआ और किसने लीड किया, ठीक है। ये भी आपका ज़मींदारी सिस्टम के खिलाफ ही था, ठीक है, जो ये ईशान चंद्र रॉय ने लीड किया पबना रिवोल्ट, ठीक है। और बंगाल रीजन में रामोसी पेजेंट फोर्स, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में था, और डेक्कन रिवोल्ट दक्कन वाले क्षेत्र में। इसमें लीडर कोई ऐसा नहीं था, तो लीडर नहीं याद करना। 1875, ये 1879 और ये 1873, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चंस। पहले कौन से कर लें? यूपीएससी वाले कर लें जो आप बोलेंगे। एसएससी के तो आसान ही है, यूपीएससी वाले भी ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे आपको। करिए। ये CAPF 2021 में सवाल पूछा गया है। 3.0 बुक रिलीज़ कब होगी अभी कुछ टाइम वेट कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ और आर करेक्टली मैच्ड? तो परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने लीड किया था, मतलब कॉर्नवालिस लेके आया था। यस, कब लेके आया था कमेंट करेंगे जल्दी से। रैतवाड़ी थॉमस मुनरो और रीड लेके आए थे, और महालवाड़ी को होल्ट मैकेंजी और जो विलियम बेंटिक है, कुछ भी नाम आ सकता है दोनों में से, तो उन्होंने इसको लीड किया था। तो तीनों ही सही है, फिर लाए थे, नॉट लीड किया था। ऑप्शन नंबर डी। ये आया था 1793 में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा रीजन में, यहाँ पे। देन फिर ये रैयतवाड़ी जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था, वो 1820 में आता है तमिलनाडु मद्रास वाले रीजन में। और 1822 में आता है महालवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है पेजेंट यानी किसान, इसको ज़मींदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। और महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी कि जो गाँव है उनका समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। क्लियर?
सिर्फ यार नाम का वो है विवेकानंद जी, ठीक है, वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल में अगर हम देखें, ठीक है। क्योंकि आप देखो ये कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का था गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे क्राउन रूल आ गया, तो ऐसा नहीं कैनिंग से बोला कि जाओ तुम, उसी को वॉइस रॉय बना दिया कि बेटा तुम यहाँ पे रुको, अपना वॉइस रॉय, ठीक है, वो सर्व करो। नोट्स लास्ट में अपडेट होंगे। अभी आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो निकलवा सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इज नॉट करेक्ट। सीरियस हो जा रही है, कौन सा गलत है, पढ़िए स्टेटमेंट को और करिए जल्दी से, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और ये बच्चा मत करो क्वेश्चन से, है ना, बचना भी है और फिर चिल्लाना भी आखिर में है कि आया नहीं ये वो फलाना ढिमका। 2 दिन पढ़ने से अगर सिलेक्शन होने लगते ना, 2023 में तो हो गए थे, 2023 में जिसने कुछ वीडियोस देख ली उसके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गए। अब तो वही हर ही कोई देख रहा है, सब कोई देख रहा है, तो सबको ही बातें पता है। अब तो वही कर पाएगा जो एक्स्ट्रा, जो मल्टीपल रिवीजन करके दे पाया है कि नहीं। तो इस वजह से अब नॉर्मल रूप से काम तो नहीं चलेगा। सर रिवीजन कैसे करना चाहिए, एक तो डेली करना चाहिए, जो भी आप पढ़ते हैं 24 आवर्स के अंदर ज़्यादा डिप्लीशन होता है हमारी मेमोरी का, तो एक तो वो करना चाहिए। प्लस जो सैटरडे संडे का है उसमें आप पूरा जितना हुआ है पूरे वीक में उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज अडॉप्टेड, सही है। अगर आपको याद हो सदर्न इंडिया में तो आया था ये, ठीक है, रैयतवाड़ी जो मद्रास वाला रीजन है, वो बात तो सही है। सिलेक्टेड वाले देते हैं, बहुत सारे सिलेक्टेड वाले देते हैं, इसी वजह से कॉम्पिटिशन टफ है बहुत। रैयतवाड़ी वॉज इन प्रिंसिपल अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द रैयत एंड द स्टेट, तो रैयत के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, सही है ना, तभी तो रैयतवाड़ी बोलते हैं। इट मीन्स अ टैक्स कलेक्टेड वैलिड फॉर यूजुअली 30 साल के लिए वैलिड रहता था। इन प्रिंसिपल इट स्ट्रेंथेंड द फॉर्मर एलीट द जमींदार एंड वीकेंड द पेजेंट्री। भैया जमींदार का तो रोल ही खत्म हो गया था, तो ज़मींदार कहाँ से स्ट्रेंथन हो जाएगा, ज़मींदार तो उसमें स्ट्रेंथन था परमानेंट सेटलमेंट वाले में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें यूजुअली 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंसेज रेबेलियंस आर करेक्ट, बताओ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स faced the persistent सन्यासी and fakir disturbances in Bengal and Bihar. There were a number of Shaivite Naga सन्यासी who formed into armed bands. मजनू शाह, ठीक है, वहाँ पर आई थिंक गलती से मैंने मंजू शाह क्या लिख दिया था क्या वहाँ पे, who led bands into Bengal from 1771 was their prominent leader. तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, ये वाला तो सही है, हमें पता है मजनू शाह ने लीड किया था। वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग अगर आपको याद हो तो 1765 में डुअल गवर्नमेंट बंगाल में कौन लेके आया था, रॉबर्ट क्लाइव। इसको ख़त्म किसने किया था 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग। तो 1770s की बात ही हो रही है, तो वॉरेन हेस्टिंग ही होगा, उसी ने सप्रेस किया होगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, और दूसरे में भी ऐसा कोई, अब अगेन अभिषेक जी यहाँ पर नहीं आ जाएंगे कि सर ये कैसे बोल सकते हैं आप, कि यहाँ पर ठीक है आपको अपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो फिर कैसे क्वेश्चन करोगे। देयर वर अ नंबर ऑफ शैवाइट, अरे भाई सन्यासी के बारे में मैंने बताया ना वो कौन है, ठीक है। तो देयर वर अ नंबर ऑफ शैवाइट नागा सन्यासी हु फॉर्म्ड इनटू आर्म्ड बैंड्स। तो ऐसे डेटा फैक्ट है, फिर कोई कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम इसको सही मान सकते हैं। लेकिन अगर तुम नहीं ऐसे कैसे मान सकते हो, तो आप इसको क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं फिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं वो लिख देता हूँ वॉरेन हेस्टिंग के बारे में भी, सो दैट कि अगर जब नोट्स बने, एक सेकेंड, तो मजनू शाह होगा, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलो तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो दामिने को इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया। किस ट्राइब से एसोसिएटेड है, लुशाई से, खासी से, टोडा से, या फिर संथाल से, बताओ। ये आसान है, ठीक है। किया था हमने, दामिने को डिमार्केट कर दिया गया था, कब कर दिया गया था 1832 में, देन 1855 में संथाल रेबेलियन हुआ था। खासी को आप कर नहीं सकते हो भाई, ठीक है, ये क्योंकि ये जो दामिने को है ये आपका था छोटा नागपुर वाला जो प्लेट्यू है उस वाले रीजन में। खासी भाई यहाँ पे करबी अंगलोंग प्लेट्यू मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। लुसाई जो मीज़ो हिल्स है ना, मिज़ोरम की पहाड़ियाँ, वहाँ पे है ट्राइब मीज़ो हिल्स, लुसाई जनजाति, लुसाई हिल्स जिनको बोलते हैं। वो सब कहाँ है अगर आपको याद हो, अरुणा मामी मिज़ोरम, याद है आपको, पटकाई बम,
देन आपकी नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ोरम हिल्स, इस तरह से थी वो, जिनको हम पूर्वांचल हिल के नाम से जानते हैं, जो हिमालय का एक्सटेंशन है, इनको पूर्वांचल हिल के नाम से जानते हैं। पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ये किसका, ये इस प्लेट्यू को क्या बोलते हैं? जहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ आती हैं, इसको किस प्लेट्यू के नाम से जानते हैं? विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाई कॉर्नवालिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट देख के डर मत जाना, है ना, ऐसे कोई भारी नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ो। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2024 का। तो ये है, इसको बोलते हैं करबी अंगलोंग प्लेटिव। याद आया कुछ? मेघालय प्लेट्यू तो बोलते हैं, लेकिन मेघालय करके नहीं पूछेगा वो आपसे। इसको करबी अंगलोंग, मोलासिस बेसिन, बिल्कुल स्वराज, मोलासिस बेसिन बोलते हैं मिजोरम को, ठीक है, मोलासिस बेसिन। अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, द पेजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटी। कि अगर कोई अकाल आ गया है तो तुमको रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा। इतने दयावान हो सकते हैं, दरोगा अपॉइंट करके रखे थे कि अगर टैक्स की वसूली ना हो तो इनको मार मार के लेके आना। और कहाँ से ये मनी लेंडर की कम्युनिटी ग्रो करी इतनी? अगर इतना ही माफ़ करने वाले होते, माफ़ीनामा देने वाले होते, तो ये मनी लेंडर की कम्युनिटी थोड़ी ना ग्रो हो जाती। तो पहला वाला तो आपका गलत होगा, देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, ठीक है, देवर नॉट एग्जेम्प्टेड। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। अगर कोई जमींदार फेल कर गया, नहीं दे पाया जमींदार जो पैसा है लगान टैक्स, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। बिल्कुल सही है, सनसेट क्लॉज इसी को तो बोलते हैं। 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। सी क्यों है भाई जोया राजपूत? और लगे रहो कॉमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रूइन ऑफ द रूरल आर्टिसन इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी? किस चीज़ ने जो आर्टिसन इंडस्ट्री है उसका तहस नहस कर दिया? फ्लडिंग ऑफ इंडियन मार्केट विद मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑन अ मास स्केल, प्रमोशन ऑफ अर्बन क्राफ्ट्समैन, प्रमोशन ऑफ एक्सपेंसिव सिल्क एंड वुलन गुड्स। भाई इनके प्रमोशन से आर्टिसन इंडस्ट्री को खतरा थोड़ी ना, ये तो और अच्छा है। अगर प्रमोट किया जाएगा अर्बन क्राफ्टमैन को या फिर एक्सपेंसिव सिल्क को, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन एट हाई प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं 19th सेंचुरी में? इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ब्रिटेन एट हाई प्राइसेस, तो हाई प्राइसेस पे इम्पोर्ट थोड़ी ना। फ्लडिंग ऑफ इंडियन मार्केट विद मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स ऑन अ मास स्केल, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। वो ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे हैं उनको अगर हाई प्राइस में लेंगे और इम्पोर्ट करेंगे तो थोड़ी ना सेल होगी। जब वो लो प्राइसेस में अपने कंट्री पे लाएंगे तभी तो। अगर मान लो कि अगर कोई फ़ोन है, ठीक है, चाइना अगर उसको, ठीक है, मतलब जो 10,000 का फ़ोन आ रहा है उसको 20,000 में देगा, तो हम क्यों ही लेंगे? तो उसके लिए तो उसको ज़्यादा टैक्स, मतलब ज़्यादा मतलब वो करना पड़ेगा ना, कम रेट करना पड़ेगा। नील दर्पण विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वॉज रिटन बाई। तो नील दर्पण किसने लिखा था और इसमें किस रिवोल्ट को कवर किया गया था? तो इसको लिखा था दीन बंधु मित्रा ने, नील दर्पण, और इसमें कवर किया गया था इंडिगो रिवोल्ट को, जो कब हुआ था? जो 1859 में हुआ था। 1859 की क्रांति के बाद कहाँ हुआ था? नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हुआ था। नील दर्पण, इंडिगो रिवोल्ट 1859, दीन बंधु मित्रा। डक्कन राइट कमीशन के बारे में कौन सा सही है? वही जो डक्कन राइट हमने 1875 में पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन। ये एनडीए 2021 का। द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट विच वर नॉट अफेक्टेड। द कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ रैयत, शाहूकार और आई विटनेसेस। तो वहाँ पर इंक्वायरी होल्ड नहीं करी जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट नहीं हुए थे, और रैयत इनके सब के रिकॉर्ड किए गए थे स्टेटमेंट। दोनों ही सही होंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक आखिरी है। इन विच ऑफ द एनडीए 2021, अभी दामिने को वाला क्वेश्चन देखो किया था, ये सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा गया, और ये आपका एनडीए 2021। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड दी ब्रिटिश डीमार्केट अ लैंड लार्ज एरिया ऑफ लैंड? तो वो भी हमने देखा था, कब डीमार्केट किया था? 1832 में, और वो जाके देन 1855 तक संथाल रेबिलियन हुआ था। और संथाल रेबिलियन को किसने लीड किया था? किसने लीड किया था? सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू, जो 2 भाई थे, उन्होंने। इश्तिहार के बारे में क्या सही है? जो रिवोल्ट ऑफ 1857, ये मैं निट्टो में करवाता हूँ इस सवाल को, कि इश्तिहार जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है जो 1857 की क्रांति के समय इसको रिलीज़ किया गया था। इन्होंने मुस्लिम रूल को ग्लोरीफाई किया इंडिया में, इन्होंने इस्लाम के मैसेज को ग्लोरीफाई किया इंडिया में, इन्होंने ग्लोरीफाई किया को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर द मुगल एम्पायर, एंड दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो आप देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम चीज़ बोल रहे हैं कि मुस्लिम रूल और इस्लाम रूल, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बिकॉज एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं,
ठीक है। दे ग्लोरीफाइड द रोल ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 1857 की क्रांति अगर आप देखें तो उसमें क्या हिंदू मुस्लिम था क्या? उसमें था कि भाई हिंदू भी नाराज़ थे वो गाय के मांस की वजह से, और मुस्लिम भी नाराज़ थे सुअर के मांस की वजह से, पोर्क की वजह से। तो यहाँ पे काइंड ऑफ यूनिटी थी। तो इस समय इश्तिहार लाए गए जो किसकी बात कर रहे थे, किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे थे? डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर मुगल एम्पायर, क्योंकि उन्होंने बोला था मुगल सुजरैनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हम बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, ब्रिटिशर्स को नहीं। तो उस टाइम पे ये इश्तिहार चलाए गए थे कि हम इस चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ मुगल रूल के अंडर रहेंगी, मुगल एम्पायर के अंडर। एंड आखिरी क्वेश्चन ये है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस फ्रॉम द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय जेम्स मिल इज करेक्ट। तो ये किताब है जो 1817 में लिखी गई थी जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। टोटल 3 वॉल्यूम्स में किताब डिवाइडेड है, और हैरानी की बात तो ये है कि ये इंडिया के बारे में किताब है, ठीक है। और इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 वॉल्यूम्स जो है 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। वो 3 पीरियड कौन से एक पीरियड है? तो एक पीरियड तो है इसमें हिंदू पीरियड, ठीक है, मुस्लिम पीरियड, और एक ब्रिटिश पीरियड। ऐसा क्रिश्चियन पीरियड करके कोई पीरियड नहीं है इसमें। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पीरियड में डिवाइडेड है 1857। और हैरानी की बात यह है कि जिस जेम्स मिल ने हिस्ट्री लिख डाली पूरी ब्रिटिश इंडिया के, उसने आज तक कभी इंडिया विजिट ही नहीं किया। मतलब कभी इसने विजिट गया नहीं इंडिया में, आया नहीं कभी इंडिया में, ठीक है। और इसने हिस्ट्री लिख डाली पूरी ब्रिटिश इंडिया की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस फ्रॉम दिस करेक्ट? द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। द राइट ऑफ कल्टिवेटर शुड बी protected by the state. The state should remain as the landlord, and that each peasant should hold land directly from the state as its tenant. ठीक है। Sufficient advances should be given to the peasants so that they are encouraged to cultivate cash crop. The tax payable of the zamindar should not be more than 30%. ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें चारों स्टेटमेंट पे, तो एक चीज़ हम पाएंगे, एंड दैट इज़ कि जो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है, ये ना कहीं रैयतवाड़ी के बारे में हमें समझ में आ रहा है। द राइट ऑफ कल्टिवेटर्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। द स्टेट शुड रिमेन एज द लैंड लॉर्ड, एंड दैट ईच पेजेंट शुड होल्ड लैंड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट, और सफिशिएंट एडवांसेस शुड बी गिवन। तो ये कहीं ना कहीं हमें रैयतवाड़ी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, एक सेकेंड, कौन सा सही है इसमें से? द टैक्स पेबल, यानी कि 3 स्टेटमेंट गलत है। द टैक्स पेबल बाय द जमींदार शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस है सच, तो इसमें बात नहीं। द राइट ऑफ कल्टिवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट शुड रिमेन एज द लैंड लॉर्ड, एंड दैट ओके। ज़मींदार की अगर यहाँ पर बात है तो ज़मींदार थे लैंड ओनर्स, ठीक है, लैंड लॉर्ड्स, ना कि स्टेट था लैंड लॉर्ड, ठीक है। शुड रिमेन एज द लैंड लॉर्ड। सफिशिएंट एडवांसेस शुड बी गिवन टू द पेजेंट सो दैट दे आर एनकरेज टू कल्टिवेट कैश क्रॉप। इंडिगो जो थी हमारी वो कैश क्रॉप ही थी, एडवांस दिया गया था उसमें। लेकिन ये 1817 में लिखी गई इंडिगो रिवोल्ट तो हमारा तब हुआ था, और ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। द राइट ऑफ द कल्टिवेटर शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार मैं इसको और चेक करूँगा आंसर की से, अगर इसकी आंसर की आई होगी तो, क्योंकि ये 2024 का एग्ज़ाम है, देखना पड़ेगा। अगर आंसर की आई है तो CDS की तो आ गई है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए। बाकी जेम्स मिल ने क्या लिखा था अपनी किताब पे, वो थोड़ा सा देखने वाली बात है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो जेम्स मिल ने अपनी किताब में गलत लिख रखी हैं। जिस तरह से इंडिका में मेगास्थनीज ने गलत लिख रखी हैं, है ना। उसने बोला था कि 7 कास्ट में डिवाइडेड है इंडियन सोसाइटी, जबकि 4 कास्ट में डिवाइडेड है। विच किंगडम वॉज डिस्क्राइब बाई गवर्नर जनरल डलहौजी एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू आर माउथ वन डे। तो हमारे माउथ में बस गिरने वाली है। CDS 2024 बड़ा आसान क्वेश्चन है। अवध जो गिर भी गई थी 1856 में 1856 में पूरी तरह से कब्जे में आ गया था। 1801 में सब्सिडी लाइन साइन किया था, और 1856 में पूरी तरह से आ गया था, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हड़प नीति जिसको बोलते हैं, कौन लेके आया था? डलहौजी। कब लेके आया था? 1848 1848 में लेके आया था, ठीक है। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, झांसी। सतारा, ठीक है, संबलपुर, जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, और जो आपका झांसी है वो 1853, ठीक है। 13 का डी, यस। अब आ जाते हैं SSC के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। विशाल, रिचा, अनुष्का, शुभम, संगीता, चलो सही है सभी का। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस इन इंडिया? तो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो ये 1857 में हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का बैटल हुआ था, जिसको कि हम फॉर्मल बिगिनिंग मानते हैं ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में।
1857 की जो क्रांति है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। किसने बोला था? वीडी सावरकर ने बोला था इसको, है ना। कमेंट में बताएंगे जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था उस टाइम पे मुगल शासक कौन था और ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किसने किया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटोनमेंट इन इंडिया। तो कब स्टार्ट हुआ था? तो पूरा हमें क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। 29 मार्च को फायर करा था मंगल पांडे ने, 8 अप्रैल को फांसी हो गई थी और 10 मई को इन लोगों ने मार्च शुरू किया था दिल्ली की तरफ। तो शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था ये, ठीक है। और कौन था मुगल शासक? शाह आलम सेकंड नहीं था, आलमगीर था। आलमगीर सेकंड। शुजाउद्दौला सिराजुद्दौला लिख रहे हो सब, हैं? शाह आलम 2 लिख रहे हो, किसी ने नहीं लिखा आलमगीर जी सेकंड। शाह आलम सेकंड बैटल ऑफ बक्सर में था भाई, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में था। आलमगीर जी सेकंड था और रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था। अब देख लो, अभी सवाल आ जाता तो ये बोलते पढ़ाया नहीं है, हैं बस। और जबकि इतनी बार हम लोगों ने रिपीटेटिवली, तो इसीलिए अब मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें सो दैट तुम्हारे दिमाग में घुसती जाएँ, है ना। With reference to Sepoy Mutiny of 1857, on which of the following dates did the soldiers at Meerut start their journey to Delhi? तो कब सोल्जर्स ने यहाँ पर अपनी जर्नी शुरू करी थी मेरठ से दिल्ली की तरफ? तो ये 10 मई को शुरू किया गया था, 11 मई को ये पहुंचे थे रेड फोर्ट। अगला, सीपॉय ऑफ मेरठ अराइव्ड एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट टू मीट द मुगल एम्परर बहादुर शाह ऑन। किस दिन, ठीक है, द सीपॉय अराइव्ड किस दिन अराइव किए थे? तो भाई 10 मई को निकले थे, 11 मई को पहुंच गए थे। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन MTS 2023, ये क्वेश्चन सीजीएल 2024, ये MTS 2023। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में किसने लीड किया? ये तो आएंगे ही नहीं, ये भी नहीं आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे? कुंवर सिंह, राजकुमार शुक्ला आएंगे गांधी जी के टाइम पे। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। बिहार से। लखनऊ से किसने लीड किया बताओ? नाना साहेब अ रिबल एट कानपुर वॉज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा? किस पेशवा के बेटे थे? बाजीराव द फर्स्ट के। बाजीराव द फर्स्ट कौन है? वही बाजीराव मस्तानी वाले, जो किसके बेटे थे? किसके बेटे थे? पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ के बेटे थे ये, बाजीराव द फर्स्ट, है ना, बाजीराव मस्तानी वाले। और जिन्होंने 1737 में अटैक किया था दिल्ली पे और 1739 में इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद इनके बेटे आए थे बालाजी बाजीराव। इनके बाद इनके बेटे आए थे बालाजी बाजीराव, याद है आपको बालाजी बाजीराव के बारे में? जिनके टाइम पे क्या हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था, कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो ये जो है बाजीराव दी सेकंड के बेटे थे नाना साहिब, ठीक है, जिन्होंने लीड किया था कानपुर से। देन बाद में तांतिया टोपे ने लीड किया था। और बालाजी बाजीराव के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, कौन सा? थर्ड वाला, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड वाला हुआ था। क्लियर है। और इसमें लीड किसने किया था ब्रिटिश मराठा फोर्सेस को? सदाशिवराव भाऊ, और इनके बेटे भी गए थे विश्वास राव। और किसके खिलाफ? अफगानी फोर्सेस, दुर्रानी एम्पायर से कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली। और जीत किसकी हुई थी? बिल्कुल सही सभी का। यह आपका कब हुआ था? 1761 में, 1761 में। खान बहादुर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम। खान बहादुर ने कहाँ से लीड किया? दिल्ली से लीड किया? यहाँ से तो जनरल भक्त खान ने लीड किया, भक्त खान। और बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह दी सेकेंड। कानपुर से नाना साहेब एंड तांतिया टोपे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बरेली से खान बहादुर। और फैज़ाबाद से किसने लीड किया? विच मुगल रूलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857? शाह आलम दी सेकेंड। ये तो शाह आलम सेकेंड ये नहीं था भाई, ठीक है। बहादुर शाह दी फर्स्ट नहीं होगा। आलमगीर टू 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का टाइम था, ये होगा आपका, ठीक है। शाह आलम दी सेकेंड तो बक्सर के टाइम पे था, ठीक है। और वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, जिसने कि लीड किया था फैज़ाबाद से 1857 के रिवोल्ट को। मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन। तो कब हैंग किया गया था? ये नहीं पूछा है आपसे, उसमें पूछा है मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया गया फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर ऑन। तो कब अटैक किया था? तो अटैक किया था 29 मार्च को। और हैंग कब किया गया? 8 अप्रैल को 1857। Whose proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India should be governed by and in the name of British monarch through a Secretary of State? डायरेक्टली एक ब्रिटिश मोनार्च गवर्न करेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा, जो ब्रिटेन में ही बैठ के इंडियन अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसा क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया था। इसी को बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, क्यों? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने इसको प्रोक्लेम किया था कि डायरेक्टली इनका हमारा रूल होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसका सब कुछ खत्म है, और उसको वापस बुला लिया था। हु अमंग द फॉलोइंग
was the Governor General of India when a permanent settlement was introduced in Bengal for revenue collection by the East India Company. तो आपसे पूछ रहा है कि कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम पे, तो ये था कॉर्नवालिस। 1793 की बात हो रही है ये। और एक आखिरी क्लास में मैं आपको समराइज़ कराऊंगा कि किस गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के टाइम पे क्या हुआ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है विक्की, गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं और 1858 का। रैयत का मतलब क्या है? रैयत का मतलब है पेजेंट यानी किसान। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 मद्रास और मुनरो रीड लेके आए थे। डैश इंट्रोड्यूस द दरोगा सिस्टम। दरोगा कौन? कॉर्नवालिस। ये मॉडर्न पुलिसिंग रिफॉर्म लेके आया था। प्लस इसी को ही ध्यान रखना, वैसे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब समराइज कराऊंगा, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से भी इसको जानते हैं, कॉर्नवालिस को। ठीक है, और बाकी तो अभी छोड़ दो। वेलेस्ली को हम जानते हैं सब्सिडियरी अलायंस के लिए। सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट वॉज डिवाइज्ड बाई, तो ये कौन लेके आया था? वेलेस्ली, रीड नहीं, ये होल्ट मैकेंजी लेके आया था। कहाँ पे लेके आया था? जो NWFP वाला रीजन है, पेशावर का क्षेत्र है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस। और ज़रा बताओ, पेशावर या फिर पुरुषपुरा किसकी राजधानी थी? पुरुषपुरा, और बाद में मथुरा हो गई थी, जल्दी से। ठीक है, तो NWFP रीजन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और मुनरो और रीड क्या लाए थे? मुनरो और रीड तो लाए थे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे जो बेस था रैयतवाड़ी। और पेशावर से मथुरा किसकी? कुशांस की कैपिटल शिफ्ट हुई थी। Which of the following terms indicate a system or arrangement implemented in Bengal by Cornwallis under which zamindar were granted legal ownership of land for receiving a certain revenue by certain date? कॉर्नवाली अंटी। ठीक है, तो महालवाड़ी अंटी नहीं, रैयतवाड़ी भी नहीं, परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 1793 में आया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन पे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम विच प्लेस डिड कॉर्नवालिस स्टार्ट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब कहाँ पे स्टार्ट किया? तो ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। The Rayatwadi system devised by Thomas Munro, in which peasant cultivators had to pay annual tax directly to the government, was prevalent in which of the following present day state? तो रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पे प्रेवलेंट था? अगेन ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, तमिलनाडु, ख़त्म। अगला, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाई कॉर्नवालिस वॉज नॉट प्रेवलेंट इन, कहाँ पे नहीं था? रैयतवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो था। ठीक है, पंजाब में नहीं था, बिकॉज पंजाब में तो महालवाड़ी था। महालवाड़ी कौन लाया था? मैकेंजी लाया था, होल्ट मैकेंजी और बेंटिक 1822 में। रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन इंडिया इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वॉज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड था? स्मिथ की थ्योरी ऑफ रेंट पर रिकार्डियन, तो आर से रैयतवाड़ी, आर से रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, सीजीएल 2023। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वॉज द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी गिविंग टू द विलेज हेडमैन? हेडमैन मतलब महाल, महाल मतलब महालवाड़ी। 1822 होल्ट मैकेंजी और आपका विलियम बेंटिक। और कहाँ पे? NWFP वाले रीजन में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1875 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। ठीक है, और इनका जो गांव है ना, उलिहाटू, ठीक है, उलिहाटू गांव, ठीक है, उलिहाटू जो गांव है इनका, जो विलेज है, यहाँ पे अभी PM मोदी विजिट भी किए थे, तो इसको भी याद कर लेना क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, मोदी जी जो इनके उलिहाटू जो गांव है बिरसा मुंडा जी का, उनके गांव में गए। कन्हू और सिद्धू ने क्या लीड किया था? कन्हू मुर्मू, सिद्धू मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस ट्राइब से हैं? संथाल ट्राइब से। 1855 में। दामिने को याद करना है, दामिने को याद करना है। और जब मुंडा रिवोल्ट की बात करते हैं तो ये कब हुआ? 1899 के टाइम पे आपको ये डेट याद करनी है। 1875 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा ने लीड किया। किसके खिलाफ था? दीकुओं के खिलाफ था। इसको हम उलगुलान अपराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। दीकुओं के खिलाफ था और खुंटकट्टी सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते थे वो। ठीक है, फेमस इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल किसने लीड किया? इंडिगो रिवोल्ट 1859 का, 1859 का। ठीक है, इंडिगो रिवोल्ट, जिसको कि नील दर्पण में कवर किया किसने? आंसर होगा विष्णु चंद्र विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। इसको कवर किया नील दर्पण, अपने टेक्स्ट नील दर्पण में दीन बंधु मित्रा ने। और सन्यासी रेबेलियन को किसने कवर किया था? इस MCQ अलग से टेस्ट सीरीज लगा दो प्लीज़ ऐप पर कमल जी। एप्लीकेशन पे हर एक सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर में क्विज़ पड़ी रहती है साइड में, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इस क्विज़ को वहाँ पर भी डलवा देता हूँ। जो लोग पेड बैच में, उन लोगों को पता है इसकी पूरी क्विज़ के फॉर्मेट में आपकी आ जाती है वहाँ पे।
ठीक है। तो वीर सुरेंद्र साई, आप रिवाइज तो करो, सब कुछ कर रखा है आपके लिए। वीर सुरेंद्र साई ये कहाँ से थे फ्रीडम फाइटर? नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना, फिर उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉरी तेलंगाना रीजन से होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एज अ रिजल्ट विच एक्ट डिड क्वीन विक्टोरिया हु वॉज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, तो कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1852? 1852 में किसको एनेक्स किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत? बिल्कुल सही, अतुल केसरा, बंकिम चंद्र चैटर्जी। चलो, तो यहाँ पर उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, सतारा। तो सतारा सबसे पहले है 1848 में, सतारा, संबलपुर, ठीक है, संबलपुर और जैतपुर, संबलपुर जयपुर नहीं जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853। व्हेन डिड इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ? इंडिगो रिवोल्ट हुआ 59, ठीक है। हैंगिंग ऑफ मंगल पांडे, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा? जीडी 2024 एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कौन सा रिवोल्ट एसोसिएटेड है? तो भैया मंगल पांडे जी से इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 रिवोल्ट एसोसिएटेड है, ठीक है। मंगल पांडे जी 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीर पांड्या कट्टा बोम्मान वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट, तो किस स्टेट से थे ये तमिलनाडु से थे। 1857 की अपराइजिंग में फैज़ाबाद से किसने लीड किया था? तो कुंवर सिंह ने कहाँ से लीड किया था? बिहार से। मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड किया था, ठीक है। और खान बहादुर ने कहाँ से लीड किया था? बरेली से लीड किया था इसको। मणिकर्णिका तांबे इज़ बेटर नोन इन हिस्ट्री एज, तो मणिकर्णिका तांबे कौन है जिनको इन शॉर्ट मनु के नाम से जाना जाता है? ये है हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी की, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द टूम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड, तो कहाँ पर है टूम्ब रानी झांसी का? तो ये फूलबाग ग्वालियर में है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ बॉम्बे डेक्कन अकर, तो बॉम्बे डेक्कन अकर कहाँ पे हुआ, कब हुआ, कौन सा? डेक्कन रिवोल्ट 1875 में। सिर्फ ईयर याद करना है, कोई डेट नहीं। ये अभी पढ़े नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आगे पढ़ेंगे। 1832 में डिमार्केट किया गया था दामिने को। CHSL 2021 का सवाल है, NDA में पूछा गया है, और CSF का भी एग्जाम हुआ था जो UPSC के दोनों पेपर होते हैं उसमें पूछा गया है। 1832 दामिने को आपका संथाल। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 इन, तो पहली कॉटन मिल जो है कहाँ पे सेटअप हुई थी? तो एक्चुअल में ये हुई थी 1854 में। इसको बोलते हैं बॉम्बे स्पिनिंग एंड विविंग मशीन, ठीक है। मैं आपको इसको बता देता हूँ, वैसे तो 1813 में सेटअप हुआ था। एक सेकेंड, पहली जूट मिल देख लो, ठीक है। पहली जूट मिल कहाँ पे सेटअप हुई थी? पहली जूट मिल है आपकी ये एकलैंड मिल है, ये इस्टेब्लिश हुई 1855 में, 1855 में। कहाँ पर ये हुई? आपकी रिसरा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये हुई थी आपकी रिसरा वेस्ट बंगाल में। पहली कॉटन मिल की अगर बात करें ना, वो भी वेस्ट बंगाल में ही सेटअप हुई थी, फर्स्ट कॉटन मिल, लेकिन चल नहीं पाई थी वो, ठीक है। ये हुई थी 1818 के टाइम पे, यस। और ये हुई थी आपकी कहाँ पे सेटअप? फोर्ट ग्लॉस्टर में। फोर्ट ग्लॉस्टर करके जगह पड़ती है कोलकाता में, वहाँ पर ये सेटअप हुई थी 1818 में, लेकिन चल नहीं पाई। जब चल नहीं पाई तो इसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन 1854 में, 1854, ये याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वॉज नॉट मेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इनमें से कौन सा चेंज नहीं किया गया ब्रिटिशर के द्वारा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया, बिल्कुल किया गया। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर को बढ़ा दिया गया ब्रिटिश आर्मी में, नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया, गलत है बिल्कुल, क्योंकि पील आयोग के रिकमेंडेशन पे इंडियन सोल्जर्स को कम करके ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया गया। कौन था वॉइस रॉय जो पहला वॉइस रॉय बना? राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर हैंडेड ओवर टू ब्रिटिश एम्पायर, बिल्कुल, तो ये वॉइस रॉय था कैनिंग, ठीक है, कैनिंग था। खत्म हो गया लेक्चर, सारे क्वेश्चन, ठीक है। जिनको बैच में एनरोल करना है वो परमार अकेडमी ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। और ये 1 ईयर का वैलिडिटी लाइफ टाइम का है। बाकी कंप्यूटर भी इसी के अंदर है, इंग्लिश भी। अब इंग्लिश की क्लास हो नहीं रही है कुछ दोनों से, बिकॉज पुष्पेंद्र सर की तबीयत काफ़ी ख़राब है इसलिए, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू। कब से पढ़ना स्टार्ट करना है कंप्यूटर वो आपकी मर्ज़ी है, आप अभी से स्टार्ट करते हो भी टाइम है, नहीं तो आप जब आपका टायर 1 हो जाए तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सुरेंद्र साई, एक सेकेंड, पहले मैंने आई थिंक उड़ीसा ही टिक किया था, उड़ीसा ही होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
हाँ अश्विनी बिल्कुल। कैनिंग बिल्कुल वॉइस रहा होगा। अंशी दिस आई थिंक, ओके थैंक यू। और अभिषेक सिंह चिश्ती मूवमेंट, क्या चिश्ती मूव, अरे भाई अभी हुआ नहीं है, वो आखिरी में होगा सबसे। मैंने आपको कितनी बार बोलूँ भाई, आप ये नहीं समझ में आता, आप लोग रोज़ अगर क्लास लेते हो तो ये मैं बोल चुका हूँ कम से कम 2-3 बार कि वो सबसे आखिरी में होगा। सर सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ। आपकी भी की सीरीज़ देख चुका हूँ और एफआर भी देख रहा हूँ, कोर्स लेना चाहिए। ले सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कोर्स में सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है, सारी मतलब स्क्रैच से सारी चीज़ें। तो अभी तो मैं कोर्स रिकमेंड करूँगा, जिस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं तो मैं कोर्स रिकमेंड करूँगा कि भाई सारी चीज़ें एक बार में आप कवर कर लेंगे। लेकिन आई अगेन रिपीट, कोई गारंटी मत मेरे साइड से एक्सेप्ट वो करना, ठीक है। पढ़ाने का तरीका जानते हो, ठीक है। और बाकी रिज़ल्ट तो तुम्हें पता ही है 2023 का, 2024 का भी आ जाएगा, तो वो देख लेना। बाकी मैं अपने साइड से कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, अपनी साइड से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, वो तो आप देख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी है, बाकी मेरे हिसाब से तो बैच ही एडवाइजेबल रहेगा आपके लिए, है ना। डीजे धूम मचा ले मतलब, अनुज जो PYQ सीरीज़ पार्ट 5 ये स्टार्ट होगी जब हम लोगों का ये बैच ख़त्म हो जाएगा, तो वो रिवीजन के लिए हम ख़त्म करेंगे। यस यस यस, आनंद ने देखो सही बताया, ये है आनंद। आनंद एकदम आनंद देने वाला कमेंट करता है अपना। मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, यस ठीक है, डंकापति। डंकापति किसको बोला जाता है आज के समय, हैं? मौलवी अहमदुल्ला, तो इसको डंका शाह के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। ऑस्पिशियस जी भाई। अब ना मैं काफ़ी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आप देख लो, बाकी आपकी मर्ज़ी। है ना। सर सीजल के मार्क्स अकॉर्डिंग पोस्टिंग लोकेशन मिलता है क्या? बिल्कुल आलोक जी। सर आप क्वेश्चन कराते टाइम आप धीरे बोला करें। अच्छा, मैं वो इसलिए थोड़ा तेज़ रहता हूँ ताकि आपके अंदर भी थोड़ी तेज़ी रहे, क्योंकि वो अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना, इसलिए। कोई नहीं, थोड़ा आप करेंगे। यश गौतम डिलीट कर दिया है भी, अच्छा। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद धन्यवाद। और थैंक यू सभी को। ये PDF आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती हैं, ठीक है, जो लोग एनरोल्ड हैं। बाकी धन्यवाद सभी को, थैंक यू। खुंटकट्टी सिस्टम पीयूष दास, वो कलेक्टिव ओनरशिप होती है। जैसे मान लो हम सब भी लोग, जैसे कि 10 लोग हैं गांव के, उनका एक कॉमन लैंड है, सब लोग उस खेत में काम करेंगे और जितना उपज होगा अपना मिल बांट के खाएंगे। ऐसे अपना अपना नहीं है कुछ, ये है खुंटकट्टी। मौमिता जी, इसके अलावा और कोई चैनल नहीं है मेरा, ठीक है। तो जो बाकी आप देख रहे हो सब फेक हैं, यही है चैनल परमार एसएससी। बाकी परमार ऑफिसर है, परमार डिफेंस है, और इन तीनों के अलावा कोई नहीं है। जो यहाँ पे वीडियोज़ आ रही हैं वो और कहीं अपलोड नहीं होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं क्यों यहाँ से अपलोड कर दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगा क्या उसको। नमस्ते सर, कल मेरा एग्ज़ाम था सर, मेरे जीके में 19 सही हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। ओके हरवीर जी। हाँ, अवध तो मैंने बताया था भाई, सबसे पहले नवाब थे उसके सादत बुरहानुल मुल्क, बिकॉज मुग़ल से इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो पहले नवाब थे सादत बुरहानुल मुल्क, आखिरी थे नवाब वाजिद अली शाह, बस। और अवध जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो कौन था? शुजाउद्दौला, जिसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली की हेल्प भी करी थी। नहीं, एप्लीकेशन पे होती है इंग्लिश की तो। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। VK अशेष जी, जिसको भी हम करवा देंगे फिर, ठीक है, अगर ऐसा है तो, ठीक है, थैंक यू।